Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will try to cover unit number 4 as well as half portion of unit number 5. The whole unit number 4 is dedicated to William Shakespeare, as you know, and as you may probably have heard the name of William Shakespeare, that he was one of the most significant राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो जो सबसे एक अहम राइटर है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में वो विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, तो वो विल लुक एट various aspects of his works. His works has been divided into comedies, histories, tragedies, and romances, or we call them tragicomedies. ठीक है, so first of all we are going to look at technique of Shakespeare's, and we will look at the sources uh, uh, of his stories, that from where he got his stories. So far as the canvas of Shakespeare is concerned, it is a very broad canvas because he has painted several characters, numerous characters, okay? And the psychology of each and every character is individual. No character is repeated in his 36 plays. All characters, they have their unique identity, they have their unique characteristics, they have their unique mindset. So Dr. Johnson, he admires Shakespeare's characters, and he states that despite their profession or social status, their creator treats them as only human beings. कि उसने समाजी जो नुक्ता निगाह है उसको नहीं देखा, बल्कि उसने उनकी इंसानियत को जो है वो शेक्सपियर ने देखा है। और वैरायटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस जो हैं, they have been expressed through his character. These emotions include love. Love की example you find it in Romeo and Juliet, you find it in The Tempest. Hatred की example you find it in Hamlet. Anger, so far as anger is concerned, you find anger in Hamlet, you find anger in Macbeth, you, you find anger in Othello. फियर भी वैरायटी ऑफ करेक्टर्स जो है उनमें अवेलेबल है। जेलसी का जो एलिमेंट है ओथेलो के अंदर जो है उसने डिपिक्ट किया है। ठीक है, तो हर एक करेक्टर जो है उसकी एक अपना माइंड सेट है, एंड फ्रॉम दैट एंगल ही परसीव्स द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी वजह से हेमलेट जो है वो हमें दिखाई देता है कि ही इज़ कंटेम्पलेटिंग अबाउट एंडिंग हिज ओन लाइफ ऑल्दो ही इज़ अ प्रिंस। किंग लियर जो है ही हैज़ बीन कॉल्ड एज अ फूल by a fool. ठीक है, and it is because the fool sees the folly of King Lear, and the jealous Iago, he desires to destroy Othello by jealousy. ठीक है, हालांकि Iago खुद jealous nature का है और Othello is not at all a man of jealous nature. However, he plans to destroy Othello by jealousy, कि वो चीज़ जो कि उसकी अपनी कमज़ोरी है उसी से वो अगले बंदे की लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, ओथेलो की लाइफ को यागो डिस्ट्रॉय करता है। तो जैसे कि उस दौर के बाकी राइटर करते थे, शेक्सपियर ने भी यही किया कि उसने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और मिथोलॉजी से मतलब कहानियाँ उठाई और उनको उसने ड्रामों के अंदर कन्वर्ट किया। मिसाल ली जाए तो एक उसका ड्रामा है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अब ये स्टोरी ऑलरेडी ज्यूफ्री चौसर जो है वो अपनी पोएटिक फॉर्म में उसको डिस्क्राइब कर चुका था, लेकिन शेक्सपियर ने उसको नए सिरे से एक नए अंदाज में पेश किया। ऐसे ही शेक्सपियर का प्ले ट्वेल्थ नाइट जो है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स, स्पेनिश पेस्ट्रल और इटालियन कॉमेडी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया गया है, कंबाइन किया गया है। जो उसके हिस्ट्री प्लेज हैं वो दे आर बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ एडवर्ड हॉल एंड राफेल होल्शिंड। तो शेक्सपियर जो है ही हैज़ रिटन फॉर हिज कंटेम्प्रेरी ऑडियंस, यानी कि जो उसके जो लोग थे, उसके दौर के लोग थे, उस उनके लिए यकीनन उसने लिखा है। लेकिन हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ हिज प्लेस और द टेक्निक दैट ही हैज़ एम्प्लॉयड, दे मेक हिज प्लेस यूनिवर्सल।
कि उसके अंदर यूनिवर्सल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि हर टाइम पीरियड के लिए सूटेबल हैं। टेक्निक्स जो हैं उसने वही अप्लाई की हैं जो कि उसके कंटेम्प्रेरीज यानी कि बाकी लोगों ने अप्लाई की थी। ट्रेजिडीज़ जो उसकी हैं वो रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका के प्लेस और उसके मॉडल को फॉलो करती हैं, और उसके नतीजे में जो उसकी ट्रेजिडीज़ हैं उनमें वायलेंस भी पाई जाती है, और आखिर में स्टेज जो है वो हमेशा डेड बॉडीज से रिलेटेड होता है, वहाँ पे डेड बॉडीज़ होती हैं। तो हैमलेट का इसकी इसकी आपके पास एग्जांपल है कि जो हैमलेट का आखिरी सीन है उसमें हैमलेट आखिरी सीन में लिएट्रीज के साथ लड़ रहा होता है, ठीक है, सोर्ड फाइट उनकी हो रही होती है, और नॉट ओनली हैव बोथ ऑफ देम डाइड बट हैमलेट्स अंकल क्लैरियस एंड हिज मदर गर्ट्रूड आल्सो डाई, ठीक है, क्योंकि उसके नतीजे में लिएट्रीज की डेथ होती है, क्लैरियस की डेथ होती है, उसकी वालिदा की भी डेथ हो जाती है। ऐसे ही ओथेलो जो है उसका भी यही सीन है कि नॉट ओनली हिज वाइफ डेस्टिमोना बट द विलन iago आल्सो मस्ट डाई, ठीक है, और ओथेलो जो है आखिर में वो खुद ही कमिट्स सुसाइड। The scene of assassination of Julius Caesar at the hand of Brutus and his accomplices is also presented before the audience, ठीक है। तो इस किस्म के सीन्स जो हैं ऐसे ही आप जो है वो मैकबेथ में देख लें तो उसमें भी यही सीन्स हैं, ठीक है, डेथ के, ब्लड के, ये सीन्स जो हैं दे आर देयर। ये एक और टेक्निक जो विलियम शेक्सपियर ने अप्लाई की है, और ये मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज़ अ टेक्निक दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज लाइक जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस स्किड। तो ये टेक्निक है ऑफ अ प्ले विद इन अ प्ले ना, ठीक है, ड्रामे के अंदर ड्रामा होना। तो हेमलेट के अंदर जो हेमलेट है वो एक ड्रामा स्टेज करता है बादशाह क्लॉडियस के दरबार में, और उस ड्रामे का नाम होता है द माउस ट्रैप। तो माउस ट्रैप में बिल्कुल उसके वालिद की जो असैसिनेशन का सीन है उसको रिपीट किया जाता है क्लॉडियस के सामने, और जब वो क्लॉडियस उसको देखता है तो वो ही गेट्स इरीटेटेड, इरीटेशन आती है, और मतलब गिल्ट जो है वो उसके चेहरे पे नज़र आता है। तो ऐसे हेमलेट को प्रूफ मिलता है क्लॉडियस के गिल्टी होने का। ऐसे ही रोमियो एंड जूलियट है तो उसमें रोमियो डिस्गाइज करता है अपने आप को, मास्क पार्टी होती है जिसमें सब लोगों ने मास्क लगाए होते हैं, और वो मास्क लगा के अपने राइवल यानी कि दुश्मन के घर में घुस जाता है। इसके अलावा सॉन्ग्स का एलिमेंट जो है वो भी मौजूद है, जैसे एरियल जो है वो मुख्तलिफ गाने गाता है इसमें, द टेम्पेस्ट प्ले है ना, ठीक है, उसमें एरियल जो है उसके मुख्तलिफ सॉन्ग्स हमें सुनाई देते हैं। द प्ले ट्वेल्थ नाइट एंड्स विद अ क्लाउन सिंगिंग व्हेन दैट आई वाज अ लिटिल टाइनी बॉय। तो मुख्तलिफ ये सारी टेक्निक्स जो हैं इसको कंबाइन करके विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के अंदर यूज़ किया है। इसके अलावा डेस्टिमोना के ऊपर जब डिसलॉयल्टी और डिसलॉयल्टी का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके हस्बैंड की जानिब से, तो उस वक्त वो भी सॉन्ग एक जो है वो गाती है, और उस सॉन्ग का नाम है द विलो सॉन्ग, ठीक है। और ये विलो सॉन्ग उसकी मेड थी बारबरी, उससे उसने सीखा है, ठीक है। तो शेक्सपियर जो है जो उसका लिटरेरी करियर है ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पे मुश्तमिल है। उसने इसके अंदर अपने कंटेम्प्रेरी एज के जो ट्रेंड्स हैं और उनकी जो टेक्निक्स हैं उनको ना सिर्फ एम्प्लॉय किया है बल्कि उनको मज़ीद परफेक्शन पे लेकर गया है। शेक्सपियर का बेटा जो लिटरेरी कैरियर है, ठीक है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट फेज़ जो है ये 1590 से लेके 1600 तक है। जो दूसरा फेज़ है ये 1600 से 1607 तक है। थर्ड फेज़ जो है ये इसकी डेथ तक है 1616, यानी कि 1608 से लेके और 1616 तक। तो फर्स्ट फेज़ जो है इसके कैरियर का ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फेज़ है। इसके अंदर जो इसने कॉमिक प्लेज लिखे, इसके अलावा पोइम्स जिसमें वीनस एंड एडोनिस है, रेप ऑफ लुक्रीसी है, ये पोइम्स इसने लिखी। इसके बाद इसकी जो ट्रेजिडीज़ हैं इनको सेकंड फेज़ में लिखा गया है। इन ट्रेजिडीज़ में हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। ये 4 ट्रेजिडीज़ जो हैं शेक्सपियर की, ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और इनको इसके सेकंड फेज़ ऑफ लिटरेरी कैरियर के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा कुछ अहम ड्रामे जैसे कि ट्वेल्थ नाइट और
एंथनी एंड क्लियोपेट्रा जो है ये भी सेकंड फेज़ के अंदर लिखे गए हैं। जो सोनेट्स हैं उसके 154 सोनेट्स वो भी इसी जो सेकंड टाइम पीरियड है या सेकंड फेज़ है इसमें लिखे गए। जो आखिरी फेज़ है इसका शेक्सपियर की लिटरेरी कैरियर का जो आखिरी फेज़ है इसके अंदर इसने रोमांसेस लिखे या फिर ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी। ट्रेजी कॉमेडीज़ जो हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स ड्रामे होते हैं क्योंकि इनके अंदर आपको ट्रेजिडी का एलिमेंट भी डालना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको कॉमेडी का भी एलिमेंट जो है उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो टेक्निक हमने देखी कि शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज के अंदर अगर हम रिकाउंट करें तो जो चार पांच पाते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसने वही ब्लैंक वर्स उसका यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो प्ले विद इन अ प्ले जो है उसकी टेक्निक को यूज़ किया। जो स्टोरीज़ हैं वो उसने हिस्ट्री से कुछ ली, कुछ उसने मिथोलॉजी से ली और उनको एक नए रंग में प्रेजेंट किया। इसके अलावा प्ले विद इन अ प्ले की टेक्निक जो है उसको भी उसने एम्प्लॉय किया। सॉन्ग्स की जो टेक्निक है उसको भी उसने अपने प्लेस के अंदर यूज़ किया। और लिटरेरी कैरियर जो है शेक्सपियर का उसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। फेज़ वन 1590 टू 1600, फेज़ टू 1600 टू 1607 एंड फेज़ थ्री जो है वो 1607 से लेके 1616 तक जब उसकी डेथ होती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ की जो उसने कॉमेडीज़ लिखी हैं कैसी हैं, उनका क्या थीम है एंड हाउ मच सिग्निफिकेंट दे आर। In the first decade of his career, beginning in 1590 कि शेक्सपियर की जो लाइफ का पहला अशरा था उसमें उसने कुछ अहम प्लेस जो है जिसमें हिस्ट्रीज और कॉमेडीज़ जो हैं उनको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। मर्चेंट ऑफ वेनिस सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और इसको पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये रही है इसकी कॉमेडी। इसके अलावा जो और अहम प्लेस हैं वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसको भी बहुत सिग्निफिकेंट समझा जाता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम को, एंड एज यू लाइक इट, ठीक है। अब वेल नोन जो सबसे ज़्यादा है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसकी अहमियत किस वजह से है, इसकी अहमियत इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ अ जू करेक्टर, एक जू है जिसका नाम शाइलॉक है एंड ही इज़ मनी लेंडर बाय प्रोफेशन, कि वो लोगों को कर्ज पे पैसा देता है और उसके साथ वो सूद जो है वो हासिल करता है, ठीक है। तो इसके करैक्टर की वजह से, जू के करैक्टर की वजह से ये ड्रामा जो है ये ज़्यादा अहमियत रखता है। शेक्सपियर ब्लेंड्स डिफरेंट स्टोरीज इन द प्ले कि इसके अंदर जो है वो मल्टी प्लॉट्स वाला सीन था ना, कि एक मेन प्लॉट है उसके साथ सब प्लॉट्स जो हैं वो इसके अंदर मुख्तलिफ प्लॉट्स को इंटरमिक्स किया गया है। एक स्टोरी शाइलॉक की और उसकी बेटी की है, दूसरी स्टोरी इज़ द लव स्टोरी ऑफ बेसेनियो एंड पोर्शिया, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टोरी जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू फ्रेंडशिप ऑफ बेसेनियो एंड एंटोनियो। तो एंटोनियो और बेसेनियो दोनों फ्रेंड्स हैं और बेसेनियो जो है ही वांट्स टू मैरी अ रिच हेयरस जिसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया से वो शादी करना चाहता है लेकिन उसके पास ही डजंट हैव इनफ मनी कि वो जाके तो उसे पोर्शिया से शादी ही कर सके। तो वो अपने फ्रेंड एंटोनियो से जो है वो उधार मांगता है कि तुम मुझे लोन दो एंड व्हेन आई गेट मैरिड आई विल रीपे यू द लोन। तो एंटोनियो जो कि उसका फ्रेंड है वो उसे बताता है कि माई फॉर्च्यून्स दे आर एट सी, कि सब कुछ जो है वो समुंदर पे है, मतलब कि सामान तजारत के लिए भेजा है और जब चीज़ें वापस आएंगी तो उस वक्त ही तुम्हें लोन मिल सकता है। मीन वाइल दे दोनों दोस्त जो हैं वो डिसीजन करते हैं कि शाइलॉक जो कि मनी लेंडर है उससे पैसे उधार ले लिए जाएं बसानियों की शादी के लिए। शाइलॉक जो है वो बड़ी स्ट्रेंज किस्म की गारंटी मांगता है। वो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसा उधार देता हूँ बट व्हेन द टाइम कम्स एंड यू फेल टू रीपे द अमाउंट आई विल हैव एंटोनियो विल गिव मी अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, ठीक है। आई विल हैव 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, ठीक है। तो बिसानियो जो है ही फॉरबिड्स हिज फ्रेंड के, वो अपने दोस्त को मना करता है कि इस किस्म की कंडीशन पे हमें लोन नहीं लेना चाहिए।
लेकिन उसके फ्रेंड को यकीन होता है कि मेरी मर्चेंडाइज चूँकि शिप्स पे लोडेड है और वो जब ज़ाहिर है बिकेगी तो उसके बदले में मुझे पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो वो लोन जो है वो ले लेता है। लेकिन जैसे कि एंटोनियो ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके पैसे उसको मिल जाएंगे, उसका सामान जो है मतलब तिजारत का वो फ़रोख्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि समुद्र में तूफ़ान आता है और उसकी सारी कश्तियाँ कि जिस पे उसने सामान भेजा होता है वो सारी कश्तियाँ डूब जाती हैं। तो दस एंटोनियो विद द हेल्प ऑफ हिज शिप्स मर्चेंडाइज संक्स बिकम अ हापर, कि वो अब पेनीलेस हो जाता है एंड ही हैज़ टू रीपे द डेट ऑफ शाइलॉक, कि शाइलॉक का डेट जो है वो उसने रीपे करना है। इन द मीन वाइल बेसानियोज marries Portia after successfully passing the trial. uh, she makes every one of her suitors go through that is choosing the correct caskets, कि पोर्शिया से शादी करने के लिए एक जो है पज़ल होती है, उस पज़ल को सॉल्व करना होता है। तीन मतलब कास्केट्स होती हैं, उसमें से एक कास्केट चूज़ करनी होती है और जो बंदा करेक्ट कास्केट चूज़ करेगा, जो कि बसानियों करता है, तो उससे पोर्शिया की शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पोर्शिया उसको जो ओरिजिनल अमाउंट मतलब के बारोड थी उससे डबल अमाउंट देती है कि तुम जाओ और अपने दोस्त की जान छुड़वाओ। लेकिन मीनवाइल शाइलॉक जो है उसकी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेती है, और जब वो उसकी बेटी क्रिश्चियन के साथ शादी करती है तो उसको जो है वो गुस्सा आता है और वो अ, उसका गुस्सा जो है वो एंटोनियो पे निकालता है। वो ये कहता है कि द डेट हैज़ पास्ट, के वक्त गुजर चुका है, अब मैं अपने पैसे वापस नहीं लूँगा। रादर आई विल हैव अ पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट, दिस इज़ माइन एंड आई विल हैव इट, कि ये जो एक पाउंड है तुम्हारे फ्लैश का ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है और मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वक्त जो है वो ओवर हो चुका है। पोर्शिया जो होती है शी इज़ अ वेरी क्लेवर वुमन एंड शी नोज़ द लॉ, ठीक है, वो लॉ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होती है। शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज अ लॉयर, और जो उसकी मेड सर्वेंट है नरीसा, ये दोनों मर्दों के भेस में जो है वो आते हैं एंटोनियो को बचाने के लिए। केस जो है वो इट इज़ इन द कोर्ट ऑफ द डूक वेयर एंटोनियोज फेट हैज़ टू बी डिसाइडेड। पोर्शिया जो है वो प्रिटेंड करती है टू बी बेलारियो अ लॉयर, और वो डिफेंड करती है एंटोनियो को। शी फर्स्ट ट्राइज टू कन्विंस शाइलॉक टू शो मेर्सी एंड delivers a speech arguing the quality of mercy is not strain, it is an attribute to God himself, कि वो शाइलॉक से प्लीड करती है कि उसे रहम दिखाना चाहिए। शाइलॉक लेकिन इंसिस्ट करता है कि नहीं, आई वांट टू गेट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, कि एक पाउंड ऑफ फ्लैश का तकाजा करता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। तो पोर्शिया फिर बताती है टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश, के तुम अपना एक पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो, but in cutting of it, if thou dost shed one drop of Christian blood, thy land and thy goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice, कि ठीक है, वो ये कहती है कि तुम अपना पाउंड ऑफ फ्लैश तो ले लो, लेकिन पाउंड ऑफ फ्लैश काटने में अगर खून का एक कतरा भी बहता है तो उसके नतीजे में होगा ये कि तुमसे तुम्हारी सारी जायदाद और सारी ज़मीन जो है वो रियासत वेनिस के हक़ में ज़ब्त कर ली जाएगी। जब ये सुनता है बात तो वो रियलाइज़ करता है शाइलॉक कि ये तो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, कि गोश्त जब किसी इंसान का काटा जाएगा, ज़िंदा इंसान का, तो ऑब्वियसली खून तो निकलेगा। ही देयरफॉर विथड्रॉज एंड हिज क्लेम एंड टेक्स ओनली प्रिंसिपल अमाउंट ही हैड लेंट एंटोनियो, कि वो फिर अपनी डिमांड से वापस मुड़ जाता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है सिर्फ वही लेता है, और ऐसे एंटोनियो की लाइफ जो है वो बच जाती है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट हिज शिप्स हैव रिटर्न हैव सेफली लैंडेड एंड देयर डेस्टिनेशन एंड हिज गुड सोल्ड प्रॉफिटेबली, तो उसको फिर बाद में खबर मिलती है। पहले इनिशियल खबर ये थी कि तूफ़ान से उसकी कश्तियाँ जो हैं वो तबाह हो गई हैं, बाद में उसको खबर आती है कि तूफ़ान में तुम्हारी कश्तियाँ बच गई थी
और वो सेफली जहाँ जहाँ पे तुमने उनको भेजा था वहाँ पे पहुँच गई हैं, और तुम्हारा सारा माल जो है वो अच्छे मुनाफे से फ़रोख्त हो चुका है। जी, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है उसको पढ़ के हमें पता लगता है शेक्सपियर की जीनियस का ना, कि कैसे उसने एक जो यहूदी है, ज्यू जो है, उसके माइंड की कम्प्लेक्सिटी और उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट जो है उसको डिपिक्ट किया। फिर कैसे खातून जो है पोर्शिया, शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ लॉयर, और उसका जो मुख्तलिफ डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उसको उसने कैसे टच किया। ठीक है, तो पोर्शिया एक जानिब तो हमें केयर फ्री यंग वुमन दिखाई देती है, दूसरी जानिब जो है वो she disguises herself as a man and appears in the court before the duke and argues like a seasoned lawyer to so to save एंटोनियो। ठीक है, तो एक ही जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक कम्प्लेक्स थॉट्स जो हैं और कम्प्लेक्सिटी ऑफ करेक्टर जो है वो शेक्सपियर ने प्रेजेंट की है यहाँ पे। तो शाइलॉक का करेक्टर जो है वो मार्लो के जियो ऑफ माल्टा के 12 बास से सेम जो है वो मिलता है। और एक हमें बात पता चलती है कि जो एलिज़ाबेथन ऑडियंस से जो मलका एलिज़ाबेथ के दौर के जो अंग्रेज़ थे, जो इंग्लिश पीपल थे 16th और 17th सेंचुरी के, दे डिस्पाइज द ज्यूज़, कि वो ज्यूज़ से नफ़रत करते थे, उनके खिलाफ एक नफ़रत अंगेज़ रवैया था लोगों का। क्रिस्टोफर मार्लो ने तो उसको बाराबास को टिल द एंड बैड करेक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया, लेकिन शेक्सपियर जो है इसने शाइलॉक के बारे में थोड़ी सी सिंपथी जो है वो जनरेट करने की कोशिश की, जब शाइलॉक ये लाइंस बोलता है कि hath not due eyes, hath not due hands and organs and dimensions, sense, affection, passion, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same disease, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as Christian is. If you prick us, do we not believe? Believed. ये लाइन मुझे जो है ये जब ये ड्रामा मैंने पढ़ा था तो ये लाइन वाकई की, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लॉ, कि ज्यूज़ जो है उनको ह्यूमन बींग्स नहीं समझा जाता था ना उस दौर में, जो ये वर्ल्ड वार 1 और ज्यूज़ के साथ जो जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ज्यूज़ के अगेंस्ट नफ़रत थी ये बहुत पुरानी थी ना यूरोप के अंदर। तो वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि हम भी इंसान हैं, कि इफ़ यू प्रिक अस, कि अगर आप हमें कोई चीज़ जो बोलते हो, तो डू वी नॉट ब्लीड, कि क्या हमारा खून नहीं निकलता? अगर आप हमें गुदगुदी करेंगे तो डू वी नॉट लॉ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। तो आखिरी उसकी लाइन ये है कि वो जो ज्यू अपना एक्शन कर रहा था कि आई वॉन्ट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, वो बेसिकली रिवेंज ले रहा था। रिवेंज किस चीज़ का था? उसकी बेटी का रिवेंज, क्योंकि उसकी बेटी ने ज्यू मज़हब को छोड़ के, ज्यूइज़म को छोड़ के, जूडाइज़म को छोड़ के, तो वो क्रिश्चियन के साथ उसने शादी कर ली थी। तो वो जो उसके एक्शंस हैं वो रिवेंज के हिसाब में इस डायलॉग से जस्टिफाई होते हैं कि वट एवर ही वॉज डूइंग इन, कि जो कुछ भी कर रहा था वो रिवेंज के फीलिंग्स में और रिवेंज के जज्बात में कर रहा था। जो दूसरी कॉमेडी है वो लव्स लेबर लॉस्ट है, जिसमें किंग ऑफ नवार और उसके 3 दोस्त जो हैं वो ओथ लेते हैं कि हम कभी ज़िंदगी भर जो है, सॉरी ज़िंदगी भर नहीं, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years वो विल हैव नो कंपनी ऑफ वुमेन एंड वी विल प्लान टू परसू नॉलेज। लेकिन होता क्या है कि जब सीन पे प्रिंसेस ऑफ फ्रांस अपनी 3 सहेलियों के साथ वहाँ पे आती है, तो दे द यंग मैन दे फॉल इन लव विद दोज ब्यूटीफुल वुमेन। लेकिन इशू ये हो जाता है कि मीन वाइल द न्यूज़ अराइव्स दैट द फादर ऑफ द फ्रेंच प्रिंसेस हैज़ डाइड नाउ। अब वो और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको 1 साल के लिए मोर्न यानी कि अफसोस करना है, और उस अफसोस में वो अपने लवर्स की कंपनी जो है उसको कंपनी नहीं दे सकते। जी, इसी पैटर्न पे अब मिड समर नाइट्स ड्रीम है, और मिड समर नाइट्स ड्रीम में हमें वर्ल्ड ऑफ फेरीज़ यानी कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद ट्वेल्थ नाइट जो है अगेन ये उसके अंदर दोबारा हमें इसी किस्म का पैटर्न नज़र आता है, जिसमें ओलिविया है और सॉरी इसमें एक और वुमन है, फॉरगॉटन हर नेम, कहीं यहाँ पे होगा, हाँ, वॉयला, जिसमें वॉयला और ओलिविया हैं जो कि अपने
लवर्स को परसू करती हैं, ठीक है, जिसमें डूक ऑर्सनो है और सेबेस्टियन है, ठीक है। सेबेस्टियन और ऑर्सनो जो है ये इनके लवर्स होते हैं, ये उनको परसू करती हैं। वॉयला जो है वो डिस्गाइज करती है, अपने भाई का जो है वो रूप अपनाती है। तो ऐसे शेक्सपियर की मतलब कॉमेडीज़ जो हैं उसमें बड़ी खूबसूरत किस्म की स्टोरीज़ हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट एलिमेंट्स को उसने यूज़ किया है, जिसमें शिपरेक्स आ जाते हैं। शिपरेक का सीन जो है वो आपको द टेम्पेस्ट में मिलता है। डिस्गाइसिस का सीन मिलता है। डिस्गाइज का सीन अभी आपने देखा कि इसमें शाइलॉक वाला जो प्ले है ज्यू वाला, उसमें डिस्गाइज करती है पोर्शिया, शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ। ऐसे ही वॉयला जो है वो अपने भाई सेबेस्टियन का डिस्गाइज अपनाती है, ठीक है। सॉन्ग्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, एरियल का सॉन्ग है, डेस्टिमोना का सॉन्ग है, और ऐसे ही बाकी प्लेस के अंदर भी सॉन्ग्स हैं। ये इसकी मतलब कॉमेडीज़ के मेजर फीचर्स हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द हिस्ट्री प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। जी जहाँ तक इसके हिस्टोरिकल प्लेस का ताल्लुक है, तो हिस्टोरिकल प्लेस का मटेरियल जो है इसने जो उस दौर में हिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल थी वहाँ से लिया, ठीक है। जो लिटरी इसका करियर है, इसमें इसने हेनरी सिक्स और रिचर्ड थ्री के जो है इस पे टेट्रोलॉजीज लिखी, यानी कि टेट्रोलॉजी क्या होता है, अ सेट ऑफ 4 प्लेस, ठीक है। 4 ड्रामों का ये हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस पीरियड में रिचर्ड टू पे इसने जो है वो टेट्रोलॉजी बनाई, जिसमें हेनरी फोर और हेनरी फाइव के ऊपर दो दो ड्रामाज जो हैं वो लिखे गए। इन 8 ड्रामों के अलावा कुछ और भी ड्रामाज जो हैं इसने हिस्ट्री रिलेटेड लिखे हैं। फॉर एग्जांपल एक इसका प्ले है किंग जॉन। अब किंग जॉन जो है ये इंडिविजुअल प्ले है, ये किसी सीरीज़ ऑफ प्लेस का जो है वो हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एक और हिस्ट्री प्ले इसने लिखा, वो था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में जो रोमन एम्परर था जूलियस सीजर, उसकी असैसिनेशन और उसकी असैसिनेशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज जो रोमन एम्पायर को भुगतना पड़े, उसको डिस्कस किया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है। जो सबसे सिग्निफिकेंट इसका हिस्ट्री प्ले है वो रिचर्ड टू है, और रिचर्ड टू जो है इट वाज रिटन इन 1595। और ये जो एडवर्ड टू क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है उससे मिलता जुलता है, जिसमें एक बादशाह का जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन ऑफ अ किंग जो है उसको दिखाया गया है कि कैसे एक बादशाह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ताकत अपनी खो देता है। तो इसमें रिचर्ड टू की जो हुकूमत है उसके आखिरी 2 साल जो हैं उनको दिखाया गया है। और जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि बादशाह रिचर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है, और उसका राइवल हेनरी बोलिंगब्रोक जो है, जो कि सन ऑफ डूक ऑफ गॉन्थ है, ही इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आखिरकार बोलिंगब्रोक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रिचर्ड टू को डी थ्रोन यानी कि तख्त से हटाता है और ख़ुद बादशाह बन जाता है इंग्लैंड का। तो जब ये सीन होता है कि जब हैंड ओवर होनी होती है, सेरेमनी, हैंडिंग ओवर सेरेमनी, जिसमें तख्त जो है वो बोलिंगब्रोक के हवाले होना होता है, तो उसमें रिचर्ड टू एक बहुत लेंथी स्पीच डिलीवर करता है, और उस लेंथी स्पीच के अंदर हमें जो फीलिंग्स हैं उसके वो दिखाई देती हैं। आई रिज़ाइन टू दी नाउ मार्क मी हाउ आई विल अनडू माई सेल्फ, आई गिव this heavy weight from off my head and this unwieldly scepter from my hand, the pride of kingly sway from out of my heart. With mine own tears I wash away my balm, with mine own hands I give away my crown, with my own tongue deny my scared sacred state, with mine own breath release all duties rights, all pomp and majesty I do forswear, my manner rents revenues, I forgo my acts decrees and statues I deny, God pardon all oaths that are broke to me। तो ये इंतहाई इमोशनल स्पीच है, जिसमें एक बादशाह अपने हाथों ही अपना सब कुछ जो है वो मतलब कि दे रहा है, और वो दिवालियापन की जानिब जो है ही इज़ मूविंग स्लोली। ये ड्रामा जो है ये सिग्निफिकेंट, ये इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है क्योंकि इसमें शेक्सपियर अपने मुल्क के बारे में बात करता है, और उस कंट्री को इट हैज़ बीन रेफर्ड एज
गार्डन ऑफ ईडन के, ईडन यानी कि मतलब जन्नत के तौर पे रेफ़र किया गया है इसको, ठीक है। इसी तरह जूलियस सीजर का प्ले है जिसमें कंट्रास्टिंग पेट्रियाटिक सेंटीमेंट्स जो हैं टू नोबल मेंस ब्रूटस और मार्क एंटनी के दिखाए गए हैं। ब्रूटस और मार्क एंटनी मिलकर जूलियस सीजर का मर्डर करते हैं, और वो मर्डर जो होता है वो उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जूलियस सीजर जो है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी चूँकि हासिल कर चुका है, और ऐन मुमकिन है कि ये आइंदा जो है मुस्तकबिल में इसका आमिराना रवैया हो जाए, तो लिहाजा अपने मुल्क को और रोम को इसके जुल्म से बचाने के लिए दे डिसाइड कि इसको मारना जो है, जूलियस सीजर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हालांकि ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है, लेकिन कैसियस उसे कन्विंस करता है कि नहीं, हमने ब्रूटस इसको मारना है। तो वो ये कहता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि फॉल्ट जो है वो सितारों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। तो मार्क एंटनी जो कि जूलियस सीजर का फ्रेंड होता है, वो अपनी स्पीच में जूलियस सीजर की डेथ के अगेंस्ट बात करता है कि ये गलत हुआ है। ब्रूटस ऑन दी अदर हैंड वो जस्टिफाई करता है उसकी किलिंग को, और वो ये कहता है कि नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर, कि मुझे जूलियस सीजर से भी मोहब्बत थी, लेकिन रोम से जो मोहब्बत है वो जूलियस सीजर से ज़्यादा है। हैड यू रादर सीजर वर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव than that Caesar were dead to live all free men. As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. तो ये कहता है कि चूंकि वो एम्बिशियस था और हमें ये ख़तरा था कि वो तख्त पे काबिज हो जाएगा जूलियस सीजर, तो उसके एम्बिशन जो थे वो रोम कंट्री के लिए ख़तरनाक थे। दैट इज़ वाई वी हैव किल्ड हिम। तो मार्क एंटनी जो अपनी स्पीच डिलीवर करता है उसमें वो बार बार ब्रूटस को रेफ़र करता है, ब्रूटस फॉर द ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। बार बार जब ऑनरेबल मैन का एक्सप्रेशन रिपीट होता है तो उससे लोगों के दिल में जाती है कि इसके दिल में यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो चोर है ना। तो आखिरी जो सीन है उसमें ब्रूटस और मार्क एंटनी जो है वो जंग के मैदान में दिखाई देते हैं, जहाँ पे ब्रूटस जो है वो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। तो द कैरेक्टर ऑफ एंथनी reappears in another historical play of Antony and Cleopatra, produced by Shakespeare several years later in 1606 and 7. So now he is depicted as Roman general, a joint ruler uh, of the Roman Empire, along with Octavius Caesar and Lepidus। जितने भी उसके हिस्ट्री प्लेज़ हैं, चाहे वो इंग्लिश हिस्ट्री से ताल्लुक़ हैं जैसे रिचर्ड टू हो गया, या बाकी प्लेज़ हैं वो रियल हिस्ट्री से लिए गए हैं, और ये जो रोमन हिस्ट्री पे उसके प्लेज़ हैं जिसमें जूलियस सीजर है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, कॉरियोलेनस है, ये सारे ड्रामास जो हैं ये रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री की जो इवेंट्स हैं, जो कि रियल इवेंट्स जो कि रोमन हिस्ट्री की रिकॉर्ड की गई थी, ये उन पे बेस करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को उसने ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया है, और उन स्टोरीज़ को ऐसे प्रेजेंट कर दिया है कि वो अब हम सब लोगों को याद हैं। So now please let us move to Shakespeare's tragedies, and this is the most important section of this lesson। ट्रेजिडीज़ की हम जो है वो बात करेंगे। रोमांटिक ट्रेजिडी में रोमियो एंड जूलियट है। रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी से आप वाकिफ़ होंगे, इस पर मूवीज़ भी अवेलेबल हैं। इट वॉज रिटन इन 1595 एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ फेमस इटालियन स्टोरी जो कि फ्रेंच और इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। तो रोमियो जो है ही बिलोंग्स टू अ फैमिली कॉल्ड मोन्टेग्स, मोन्टेग्स से उसका ताल्लुक़ है। जूलियट जो है वो दूसरी फैमिली से उसका ताल्लुक़ है जो कि कैपुलेट्स हैं। तो मोन्टेग और कैपुलेट्स जो हैं इनकी आपस में दुश्मनी है। इटली के शहर वेरोना के अंदर ये रिहाइश पजीर हैं, और ये आर्च राइवल्स हैं, यानी कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है, रस्मी दुश्मन है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन राइवलरी जो है इनकी इनकी दुश्मनी जो है वो एंड होती है अपॉन द डेथ ऑफ बोथ प्रोटैगनिस्ट, यानी कि रोमियो की भी डेथ हो जाती है और जूलियट की भी डेथ हो जाती है। तो द prologue in the beginning of the play announces a pair of star-crossed lovers take their life.
whose misadventure piteous overthrew do with their death bury their parents strife, कि वो अपनी मौत के साथ अपने वालिदैन जो हैं वो जो उनकी लड़ाई है या जो उनका आपस में अनबन है उसको ख़त्म कर जाते हैं. So when the drama Romeo and Juliet opens, we see Romeo, who is depicted as a carefree young man who is in love with a woman named Rosaline, and Rosaline जो है वो एक मास्क पार्टी जो कि उनके दुश्मनों के घर में, कैप्युलेट्स के घर में हो रही है, वहाँ पे उसने आना है. तो रोमियो जो है ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ, वो भी मास्क पहनता है और उनके घर में पहुँचता है. जब when he reaches there, he completely forgets Rosaline when he sees the beautiful Juliet, and he immediately falls in love with her. रात को at night he secretly visits the Capulet house and there he expresses his love for Juliet. और जूलियट उसे कहती है कि if that thy bent of love to be honorable thy proposed marriage send me word, के अगर तुम्हारा लव जो है वो ट्रू है और ऑनरेबल है तो फिर मैरिज के लिए बात करो. तो रोमियो agrees to marry Juliet and they soon secretly get married. अब Juliet knows that he belongs to the opposing family, Romeo knows that she belongs to the opposing family, but they decide to get married secretly. The only people who know about this their secret marriage are Juliet's nurse and Romeo's mentor, Friar Lawrence. But soon misfortune strikes the newly married lovers when in the street brawl Juliet's cousin Tybalt kills Romeo's cousin Mercutio, and Romeo impulsively murders Tybalt. He is consequently punished and sent into exile. Friar लॉरेंस जो है वो रोमियो को एडवाइस करता है कि तुम प्रिडिकेमेंट जो है या जो तुम्हें सज़ा मिली है उसको कबूल करो और कुछ अरसा इंतज़ार करो और माफ़ी मांगो. और माफ़ी मांगोगे, अगर तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी तो यू विल गेट रीयूनाइटेड, कि तुम्हें जो है वो जूलियट के साथ तुम दोबारा फिर तुम्हारा मिलाप हो जाएगा. मीनवाइल जूलियट के जो पेरेंट्स हैं दे आर अनअवेयर कि उनकी बेटी ने सीक्रेटली रोमियो से शादी कर ली है. तो वो उसको मजबूर करते हैं कि वो उसका स्यूटर जो है पेरिस, वो उससे शादी करे. जूलियट से कहते हैं कि तुम शादी करो पेरिस से ना. शी इज़ अनविलिंग टू मैरी, लेकिन वालिदैन मजबूर कर रहे हैं. तो फ्रायर लॉरेंस जो है ये उसकी हेल्प करता है, जो कि दवाइयाँ बनाने का माहिर है. वो उसको जूलियट को एक ऐसी दवाई देता है जो कि उसको 3 से 4 घंटे के लिए डेड दिखाई देगी लोगों के सामने. तो जिस दिन उसकी जूलियट की शादी पेरिस से डिक्लेयर होती है उस दिन शी इज़ फाउंड डेड ऑन हर वेडिंग डे. तो मीनवाइल फ्रायर लॉरेंस जो है वो रोमियो को सीक्रेट मैसेज भेजता है कि तुम जल्दी से आओ और जूलियट को अपने साथ ले जाओ. लेकिन फ्रायर लॉरेंस का जो मैसेज है वो रोमियो तक पहुंचता नहीं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो जूलियट की डेथ की न्यूज़ है वो रोमियो को मिल जाती है. ही सीक्रेटली रिटर्न्स टू वेरोना, कि वो वापस आता है विद द पॉइजन विच ही बाइज ऑन हिज वे इन ऑर्डर टू कमिट सुसाइड, और वो रास्ते से पॉइजन खरीदता है कि खुदकुशी कर लेगा. ग्रेव यार्ड में रोमियो का जो है वो सामना होता है पेरिस के साथ, जो कि जूलियट का ब्राइड ग्रूम यानी कि होने वाला शोहर होगा. तो वो उसको मार देता है वहीं पे और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है. जूलियट जब होश में आती है उस दवाई के असरात से निकलती है तो वो देखती है कि रोमियो मर चुका है. यूजिंग हिज डैगर्स शी किल्स हर सेल्फ, तो वो उसी के खंजर से फिर अपने आप को भी मार लेती है. तो रोमियो एंड जूलियट जो है आगाज़ तो इसका ह्यूमरस मैनर में होता है, लेकिन एंड जो है वो 3 डेड बॉडीज़ पे है. नंबर 1 पे पेरिस की डेड बॉडी, नंबर 2 पे रोमियो और नंबर 3 पे जूलियट. ठीक है, तो हैप्पी बिगनिंग बट द ट्रेजिक एंड. जी, तो यहाँ पे आपको जो है वो इस ड्रामे रोमियो एंड जूलियट के अंदर लवर्स का जोड़ा नज़र आ रहा है. ठीक है, और टोटली डिफरेंट करेक्टर्स हैं, डिफरेंट उनका एटीट्यूड है. जो दूसरा ट्रेजिक प्ले है शेक्सपियर का वो हेमलेट है, विच इज़ फॉलोड बाय किंग लियर एंड ओथेलो एंड मैकबेथ.
जो सेकंड फेज़ में उसके लिखे गए थे। और ये जो प्लेस हैं सब के सब, इनका एक डिफरेंट थीम है, और उस थीम के अंदर पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स जो है वो हैमलेट में और मैकबेथ में आपको नज़र आती है, ठीक है। ओथेलो में भी नज़र आती है, किंग लियर में थोड़ी बहुत है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो आपको किंग लियर में नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद हैमलेट में आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो नज़र आएगा। ओथेलो में डेस्टिमोना का उसके फादर के साथ जो रिलेशन है वो नज़र आएगा। रिवेंज है, हैमलेट में रिवेंज है। किंग लियर के अंदर जो है वहाँ पे रिवेंज है। ओथेलो में रिवेंज है। उसके बाद एम्बिशन है, मैकबेथ जो है ही इज़ एन एम्बिशियस मैन। ओथेलो में जो है वो यागो जो है ही इज़ एन एम्बिशियस मैन। और जेलसी का एलिमेंट है। जेलसी जो है वो आप देखें तो किंग लियर में जो है वो एडमंड ही इज़ जेलस ऑफ एडगर, जो कि लेजिटिमेट सन है उसका डूक का। उसके बाद ओथेलो में आप देखें तो जेलिसी का एलिमेंट पाया जाता है यागो के अंदर, और वो उसी जेलिसी को इम्प्लांट करता है ओथेलो के माइंड में, एंड एज अ रिजल्ट ओथेलो किल्स हिज ओन वाइफ डेस्टिमोना। तो ये जो सारे ड्रामाज हैं, जो कि 4-5 की मेजर ट्रेजिडीज हैं, इसके अंदर जो सेंट्रल करेक्टर यानी कि मेजर करेक्टर जो है उसके प्राइवेट एक्शंस और उसके अलावा उसके पब्लिक एक्शंस जो हैं, या उसका पब्लिक स्पीयर ऑफ जो लाइफ है उसको दिखाया गया है। इन सारे ड्रामास के अंदर जो हीरोज़ हैं, ये जो सेंट्रल करेक्टर्स हैं, आइदर दे आर किंग्स और प्रिंसेस और जनरल्स, यानी कि हाई हाई क्लास की जो सोसाइटी है, अपर क्लास की सोसाइटी, उससे उनका ताल्लुक है। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर डिपिक्टेड एज ह्यूमन बींग्स। कि ओथेलो एक बहुत अच्छा जनरल है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ वीक, ठीक है, कि ही इज़ ईजिली टेम्प्टेड बाय एंड लेड इन टू किलिंग हिज वाइफ। कि किंग लियर जो है वो एक बहुत अच्छा बादशाह है, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ फादर ही फेल्स टू सी द ट्रू लव ऑफ हिज डॉटर। और जो हेमलेट जो है वो ही इज़ अ प्रिंस, वो एक अच्छा प्रिंस है, लेकिन लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है, ठीक है। ऐसे ही मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो हैं उनकी एक अपनी नेचर है, दे आर एम्बिशियस हैं, लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग, और ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जो कि अपने एक दूसरे को यानी कि हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट जो है वो वाइफ जो है वो उसकी अपने हस्बैंड यानी कि मैकबेथ को सपोर्ट करती है। तो दो ट्रेजिडीज़ जो है हैमलेट और मैकबेथ, इनके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ है। फॉर एग्जांपल हैमलेट में अगर हम देखें तो जैसे ही प्ले ओपन होता है तो हमें जो हैमलेट है उसको अपने वालिद का भूत यानी कि घोस्ट नज़र आता है। जहाँ तक मैकबेथ का ताल्लुक है तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो विचेस की सूरत में, 3 विचेस की सूरत में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। अब हम हैमलेट को डिस्कस करेंगे। तो हैमलेट की जो स्टोरी है ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन स्टोरी है। स्कैंडिनेवियन स्टोरी थी। प्रिंस का नाम था एमलेट। तो वहाँ से शेक्सपियर ने इस कहानी को बारो किया है, और उसकी स्टोरी ये है कि ही बिकम्स मैड मैन, वो एक्ट करता है दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस एमलेट इन ऑर्डर टू गेट बैक हिज थ्रोन, कि जिसके ऊपर उसके चचा ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो शेक्सपियर ने इसकी सेटिंग जो है वो स्कैंडिनेवियन स्टोरी से चेंज की है, और वो इसको स्टेट ऑफ डेनमार्क में लेकर आया है। वहाँ पर सारा एक्शन इसका पेश आता है। तो जब प्ले का आगाज़ होता है तो हमें सबसे पहले सुपर नेचुरल एलिमेंट नज़र आते हैं, यानी कि जो हैमलेट के फादर है उसका घोस्ट इट अपीयर्स ऑन द सीन। अच्छा, घोस्ट जो है उसके आने से फियर और मिस्ट्री का एलिमेंट जो है वो ड्रामा के अंदर पैदा होता है, ठीक है। और उसका एटमॉस्फेयर जो है और मतलब कि घोस्ट की जो अपीयरेंस है वो हैमलेट की डिसीजन मेकिंग और उसके बिहेवियर पे इम्प्रूव होती है। और घोस्ट उसको बताता है कि योर फादर जो है मतलब तो तुम्हारे वालिद की डेथ जो हुई है इट इज़ एन अननेचुरल डेथ, मीन्स के योर फादर हैज़ बीन मर्डर्ड एंड वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक द रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ योर फादर। प्ले जब ओपन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गार्ड्स जो हैं वो बातें करते दिखाई देते हैं। गार्ड बात कर रहे हैं नंबर 1 पे अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट ऑफ
लेट किंग हैमलेट की, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है। दूसरी बात ये हो रही है कि डेनमार्क की नेबरिंग स्टेट जो कि नॉर्वे है, उसका प्रिंस फोर्टिनब्रास जो है वो हमला करना चाहता है डेनमार्क पे, ताकि वो अपने वालिद की शिकस्त का बदला ले सके। अब चूँकि अनटाइमली डेथ हुई है किंग हैमलेट की, लेट किंग हैमलेट जो था, जो कि इस हैमलेट मतलब कि प्रिंस हैमलेट का वालिद है, तो ये जो अटैक है इसका ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और लोकल फ्रंट पे ये हुआ है कि किंग हैमलेट की डेथ के बाद जो उसका भाई था क्लॉडियस, वो तख्त पे बैठ गया है, और हैमलेट की जो वालदा गर्ट्रूड है उसने जल्दी में अपने हस्बैंड के भाई यानी कि हैमलेट के चचा क्लॉडियस के साथ शादी कर ली है। तो हैमलेट की जो पहली अपीयरेंस है स्टेज पे, तो वो हमें शॉक में दिखाई देता है, और उसको एंग्विश है, गुस्सा है कि उसके फादर की अचानक डेथ के बाद उसकी वालिदा ने फ़ौरन शादी कर ली, यानी कि वेट नहीं किया, अफसोस नहीं किया। क्लाडियस के जो कमेंट्स हैं उसकी सैडनेस पे वो ये हैं कि हाउ इज़ दैट द क्लाउड स्टिल हैंग ऑन यू, ही एडवाइज्ड बाय हिज मदर एंड क्लाडियस टू बियर हिज ग्रीफ पेशेंटली एंड रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। तो उसको एडवाइस मिलती है अपने चचा क्लाडियस की जानिब से और अपनी वालिदा की जानिब से दैट ही शुड रिज्यूम दी नॉर्मल लाइफ। तो हैमलेट जो है वो उनकी एडवाइस पे एक्ट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि उसको अपने जो उसका वालिद है उसके मरने का अफसोस काफ़ी ज़्यादा है। तो ही मीट्स द गोस्ट ऑफ हिज फादर एंड लर्न्स अबाउट क्लॉडियस's treacherous plan of killing the king and taking over his throne. In order to verify the claims made by the ghost, Hamlet pretends going mad कि अब ज़ाहिर है एक इल्ज़ाम लगा है, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है मतलब गोस्ट की जानिब से है, किसी इंसान ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक भूत की जानिब से एक खबर मिली है कि भाई मुझे जो है वो मारा गया है, मेरी जो मतलब डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी। तो वालिदा जो है उसका मीनवाइल ये मानना है कि जो हैमलेट की पागलपन की वजह है वो ओफिलिया है, क्योंकि वो ओफिलिया से मोहब्बत करता है, और ओफिलिया की मोहब्बत में हैमलेट जो है वो पागल होता जा रहा है, और ओफिलिया का वालिद जो है वो भी इसी बात पे यकीन रखता है। पोलोनियस जो कि ओफिलिया का वालिद है वो ये कहता है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। Similarly, Claudius suspects that Hamletus's madness is unreal and says madness in great ones must not go unwatched। कि क्लाडियस को भी शक हो जाता है कि जो हेमलेट मैडनेस का एक्ट कर रहा है, या वो जो मैडनेस उसके अंदर है, इट मस्ट बी वॉच्ड, कि ऐसा ना हो कि जो है वो अंदर मतलब कि समथिंग माइट बी गोइंग ऑन। लेकिन इसी मैडनेस के अंदर हैमलेट जो है वो बेसिकली टेस्ट करना चाहता है क्लेम को कि उसके वालिद को जो है वो मारा गया है। तो वो जो एक्यूजिशन है उसको टेस्ट ऐसे करता है कि वो ड्रामा अरेंज करता है द माउस ट्रैप दरबार के अंदर, और उसमें वो अपने अंकल को उस ड्रामे को जब स्टेज किया जाता है तो उसके नतीजे में उसके चचा के चेहरे पे गिल्ट जो है अपीयर होता है, और वो दरबार को छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद हैमलेट को यकीन होता है कि वाकई उसके वालिद को मारा गया था, और ही रिजॉल्व्स टू टेक रिवेंज, कि वो अपने वालिद की डेथ का बदला लेगा। बहुत जल्दी ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब क्लॉडियस जो है प्रे कर रहा होता है, यानी कि इबादत कर रहा होता है, और अब अपने गिल्ट जो है कन्फेस कर रहा होता है अल्लाह ताला के सामने। इस मौके पे हैमलेट जो है वो अपने वालिद की मौत का बदला ले सकता था, लेकिन वो यहाँ पे बदला नहीं लेता। उसकी रीज़न वो ये बताता है कि इफ़ आई किल हिम नाउ, तो ये चूँकि रिपेंट कर रहा है, ये इबादत में है, और इबादत में जिस बंदे को मारा जाता है, इबादत के दौरान जिस बंदे को मारा जाता है, तो वो शख्स जो है वो सीधा जन्नत में जाता है। तो वो ये कहता है कि मैं आई वॉन्ट हिम टू सफ़र नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट इन दी वर्ल्ड आफ्टर, कि इस दुनिया में भी मैं चाहता हूँ कि ये बंदा तकलीफ़ उठाए, और अगली दुनिया में भी ये जाके तकलीफ़ उठाए। तो इस वजह से हैमलेट उस इबादत के दौरान अपने वालिद की डेथ का बदला नहीं लेता, और क्लाडियस जो कि उसके चचा हैं उसको वो वहाँ पे मारता नहीं है। मीन वाइल इट हैपन्स के हैमलेट अपनी माँ मतलब के गुरट्रूड से बातें कर रहा होता है, और पर्दे के पीछे पोलोनियस जो कि ओफिलिया का वालिद है छुप के बातें सुन रहा होता है।
जब हैमलेट को शक होता है कि पर्दे के पीछे कोई है तो वो फ़ौरन हमला करता है और पोलोनियस को मार देता है। क्लाडियस अब ये मौका समझता है कि ये ही मौका है कि मैं हैमलेट से जान छुड़ा सकता हूँ, तो वो पोलोनियस जो कि मर चुका है उसके बेटे लिएट्रीज जो कि ओफेलिया का भाई है उससे कहता है कि तुम अपनी मौत का बदला लो और तुम हैमलेट को मारो। लिएट्रीज अनलाइक हैमलेट डज नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिले हिज एक्शन, कि हैमलेट जो है वो ना तो चीज़ों को लटकाता है और ना ही अपने एक्शन को डिले करता है, और वो फियरलेसली बेखौफ होके अपने दुश्मन का सामना करता है। ड्यूरिंग द फेंसिंग मैच लियर्टीज स्टैब्स हैमलेट्स विद अ poisoned sword but also receives a fatal wound and dies, कि वो जो मैच होता है उसमें लियर्टीज हैमलेट को मारता है लेकिन पोइजनड सोर्ड से जो कि जहरीली तलवार होती है उसको खुद भी एक ज़ख्म लग जाता है और उसके नतीजे में वो मर जाता है। तो हैमलेट हाउएवर बिफोर ही डाइज मैनेजेस टू किल क्लॉडियस, के वो मरने से पहले अपने वालिद की मौत का बदला लेता है और अपने चचा को मार देता है। तो अब स्टेज पे हमें हैमलेट की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, हमें क्लॉडियस की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, हमें लियर्ट्रीज की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, और इसके अलावा हमें वहाँ पे डेड बॉडी दिखाई देती है इसकी मदर की, गर्ट्रूड की, जो कि जहर का प्याला पी के मर जाती है। Thus, the play ends with everyone dying and minor characters like Horatio and Fortinbras left to mourn, कि जो मेजर करेक्टर्स होते हैं सारे के सारे उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, डिस्पाइट हिज प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि ढीला पड़े रहना ना, चीज़ों को छोड़ देना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एंड हैबिट ऑफ ब्रूडिंग ओवर द मैटर, हेमलेट इज अ character far superior as compared to other Shakespearean protagonists because of his sense of morality, कि हेमलेट का किरदार जो है वो सुपीरियर है बाकी कैरेक्टर से। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर मॉरलिटी है। मॉरलिटी क्या है? कि वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो अपने चचा को इबादत के दौरान नहीं मारेगा, और ही रिफ्यूज़ टू accept the things at their face value and insists on knowing the truth, कि वो घोस्ट की बात पे भी यकीन नहीं करता बल्कि वो पहले इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये इस लिहाज से अगर हम मतलब कि देखें, अगर हम इस इखलाकी लिहाज से जायज़ा लें चीज़ों का, तो हैमलेट का करैक्टर जो है वो बाकी करैक्टर्स जो बाकी जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी निस्बत ज़्यादा सुपीरियर है। जी, इसके अलावा हैमलेट की सोलिलकीज़ जो हैं, सोलिलकीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि वो गुफ्तगू जो कि एक किरदार अपने आप से करता है। ड्रामा के बाकी किरदार जो हैं वो उसको नहीं सुन रहे होते, लेकिन ऑडियंस जो है वो उसको सुन रहे होते हैं कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो सोलिलकी के अंदर ही कंसीडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग सुसाइड एंड एक्सप्रेसेस हिज कन्फ्यूजन इन हिज फेमस सोलिलकी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। टू बी का मतलब है कि ज़िंदा रहूं, और नॉट टू बी का मतलब है कि मर जाऊं, यानी कि वो अपनी खुदकुशी की बात कर रहा है। वेदर दिस नोबलर इन माइंड टू सफ़र the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing and them। तो वो ये कहता है कि फ़ैसला नहीं हो रहा कि हथियार उठाऊं और ये जो मुसीबतों का समुंदर है पूरा उसका सामना करूं, मतलब कि करूं तो करूं क्या। तो शेक्सपियर का ये जो रिवेंज प्ले है, इसकी एक खूबसूरती या इसका मास्टरपीस ये भी है कि जो मेन हीरो है, इसका प्रोटैगनिस्ट यानी कि हैमलेट जो है वो एक फ़िलासफ़र भी है, और वो अपनी एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन उठाता है, और वो ये नहीं चाहता कि उस पर इल्ज़ाम ये लगे कि जो उसने काम किया उसने गलत किया। वो पहले यकीन करना चाहता है कि जो भी काम हो वो ठीक तरीके से हो। इसके बरक्स किंग लियर जो हैं और ओथेलो जो है दोनों, वो डिसीजन लेने में इतने ज़्यादा मतलब कि तेज़ हैं कि वो सोचते नहीं हैं, सोचे बगैर डिसीजन लेते हैं, और फिर अपने गलत फ़ैसलों के ऊपर बाद में उनको पछतावा करना पड़ता है, किंग लियर को भी और ओथेलो को भी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किंग लियर की, जो कि 1605 और 1606 में लिखा गया, और ये ओल्ड केल्टिक टेल है। केल्टिक जब हमने शुरू में बात की तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो वहाँ पे लोग आबाद थे इंग्लैंड में, नंबर 1 पे पिकेट्स से और नंबर 2 पे स्कॉट्स से। जब रोमन्स आए वहाँ पे तो उस वक़्त जो आबादी इंग्लैंड के अंदर थी वो आबादी
केल्ट्स की थी, ठीक है। केल्टिक लोग थे जो कि ज़्यादातर ज़मींदारी करते थे और वो अपनी माल मवेशी पाला करते थे, ठीक है। तो शेक्सपियर ने एक ओल्ड केल्टिक किंग की टेल जो है उसको इसमें किंग लियर में यूज़ किया है, और उस ओल्ड किंग ने अपने किंगडम को डिवाइड किया था और तकसीम कर दिया था अपनी बेटियों के बीच में ना। तो किंग लियर भी यही करता है कि वो अपने किंगडम को अपनी इनिशियल उसका फैसला ये होता है कि मैं अपनी 3 बेटियों में तकसीम करूँगा, लेकिन हाउ एवर लेटर व्हाट हैपन्स इज़ कि वो ये कहता है कि जो बेटी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करेगी उसको सबसे अच्छा हिस्सा जो है किंगडम का वो दिया जाएगा। लेकिन चूंकि वो अपनी बेटियों के हाथों अपनी बेटियों के मुंह से तारीफ सुनना चाहता है अपनी, तो गॉनरिल और रैगन जो हैं ये उसकी तारीफ़ करती हैं। तीसरी बेटी कॉर्डिलिया जो है वो कुछ ख़ास तारीफ़ नहीं कर पाती, लिहाजा उसको उसके जो जायदाद का हक है उसे महरूम कर दिया जाता है। और सारी जो मतलब कि जायदाद है किंगडम जो है उसको गॉनरिल और रैगन में तकसीम कर दिया जाता है। किंग लियर का जो अपनी बेटियों से मतलब क्वेश्चन होता है वो ये होता है, विच ऑफ यू शैल वी से डोथ लव अस मोस्ट, कि तुम में से कौन सी बेटी मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो बाकी दोनों बेटियां गॉनरेल और रैगन तो बहुत ही वो चापलूसी वाले आंसर देती हैं, लेकिन कॉर्डिलिया जो है वो नंबर 1 पे तो अपने बाप की चापलूसी यानी कि तारीफ़ करने से इनकार कर देती है, और लिहाजा बादशाह ये फैसला करता है कि तुम किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली जाओ, तुम्हें जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी ही किंग लियर को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, इस चीज़ का एहसास होता है कि ही हैज़ मेड अ हेस्टी डिसीजन, कि उसने गलत फैसला किया है। और जो उसका डिसीजन है, एक तो हेस्टी यानी कि जल्दबाजी में उसने किया है, और दूसरा उसने फुलिश डिसीजन किया है, अहमकाना डिसीजन किया है। लियर जो है वो सबसे पहले अपनी बेटी गॉनरिल के यहाँ रिहाइश इख्तियार करता है, और उसका हस्बैंड जो एल्बनी है उसका पैलेस जो है उसका महल वहाँ पे। लेकिन बहुत जल्दी उसको एहसास होता है कि ये जो लोग हैं उसकी बेटी और उसका दामाद ये उसके लिए इनहॉस्पिटेबल हैं, यानी कि गैर मौजू हैं उसकी रिहाइश के लिए। तो गॉनरेल जो है वो शिकायत करती है अपने अब्बा जी से कि आपने इतने ज़्यादा नाइट्स यानी कि अपने दरबारी लोग जो है वो अपनी हिफाजत के लिए इतने ज़्यादा फौजी रखे हुए हैं। तो बादशाह को गुस्सा आता है कि भाई मैं बादशाह हूँ, ये सारी बादशाही ये सब बादशाह मेरी है, ये जायदाद मेरी है जो कि मैंने तुम्हें दी, और तुम मुझ पे जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रही हो कि मैंने इतने मुलाजिम रखे हुए हैं। तो इन इज फ्यूरी गुस्से में किंग लियर जो है ही लीव्स हर हाउस एंड गोज टू लिव विद द अदर डॉटर रैगन। लेकिन जब वो रैगन के पास जाता है तो वहाँ पे उसको मज़ीद शौक लगता है। शौक ये लगता है कि रैगन रिफ्यूज़ कर देती है उसको रखने के लिए, क्योंकि कि वो ये कहती है कि भाई अभी तो आपने 1 महीना उधर रहना था, 1 महीना मेरे पास रहना था, अभी तो आपका मंथ पूरा नहीं हो तो आप जो है मेरे पास आ गए, लिहाजा मैं आपको नहीं रखूँगी, आप वापस उधर ही जाएँ। तो लियर जो है उसको अबेंडन कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है अपनी बेटियों के जानिब से, और उसकी बेटियां जो हैं वो उससे लुनेटिक किंग कहती हैं, यानी कि पागल बादशाह है ये। और उसको मजबूर वो हो जाता है, ही इज़ कंपेल्ड टू टेक रिफ्यूज ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, के तूफ़ानी रात होती है, और उसमें एक होवल में एक छोटी सी झोंपड़ी जो है झोंपड़ी नुमा मतलब के केव है, उसके अंदर वो अ, पनाह लेता है विद द अर्ल ऑफ कैंट एंड हिज कोर्ट एंटरटेनर द फूल हु आर बोथ हिज फेथफुल फ्रेंड्स, कि ये दो सिर्फ उसके साथ रहते हैं, बाकी सारे उसके नाइट्स जो हैं वो उसको छोड़ जाते हैं बादशाह को। तो शेक्सपियर जो है वो हमें किंग लियर दिखाता है कि ही इज़ जो बूढ़ा बादशाह है ही इज़ एक्सपोज टू अ स्टॉर्म, के तूफ़ान के अंदर उस शख्स को छत के बगैर जो है वो मतलब गुजारा करना पड़ रहा है, जो कि उस मुल्क का पूरे मुल्क का बादशाह है। और वो जो तूफ़ान है एट द सेम टाइम वो किंग लियर के जहन के अंदर जो तूफ़ान चल रहा है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और उसका जो गुस्सा है वो तूफ़ान के ज़रिए प्रेजेंट किया गया है। और उसको गुस्सा किस चीज़ का है कि उसने अनफेयरली ट्रीट किया है अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डिलिया को। तो बादशाह जब वीराने में घूम रहा होता है तो वहाँ पे उसको एडगर ज्वाइन करता है। एडगर जो है वो बादशाह का जो कोर्टियर यानी कि दरबारी था, अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर उसका बेटा है। और एडगर जो है वो भी अपने बाप की नज़रों में गिर चुका है, और वो अपने हाफ ब्रदर एडमंड से छुपता फिर रहा है, और एडमंड जो है वो एडगर को मर्डर करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। तो एडगर जो है ही आल्सो प्रिटेंड्स टू बी अ मैड मैन, ताकि वो अपनी जान बचा सके। शेक्सपियर जो है वो दोनों को डिलिबरेटली
इकट्ठा लेकर आता है। और ज़ाहिर है किंग लियर को उसकी बेटियां जो है वो मैड समझती हैं, और एडगर जो है वो हालांकि सेम मैन है लेकिन वो अपनी लाइफ बचाता है मैडनेस के चक्कर में, और वो फूल बन के किंग के सामने जो है वो प्रेजेंट होता है। तो द फूल जो है जो कि इस तूफ़ान में तो बादशाह के साथ होता है, लेकिन तूफ़ान के बाद ही मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स, वो सीन से गायब हो जाता है। लेकिन लियर इज़ जॉइंड बाय ग्लसेस्टर। ग्लसेस्टर जो है, however, despite the presence of different characters accompanying Lear, it is visible that his state of prosperity is over and that of adversity has begun, which lasts till he is united with his third daughter कॉर्डिलिया। के जो उसके अच्छे दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और वो अच्छे अच्छे दिन उस वक्त तक एंड ही रहते हैं, बल्कि एंड तक जब तक कि उसकी मौत नहीं होती। और आखिर में उसकी जो है वो मिलाप होता है अपनी बेटी कॉर्डिलिया के साथ, जो कि उसकी सबसे छोटी और उसको सबसे ज़्यादा चाहने वाली बेटी है कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो है चूँकि उसको किंग ऑफ फ्रांस के साथ भेज दिया गया था, तो शी बिकम्स द क्वीन ऑफ फ्रांस। तो वो इंग्लैंड वापस आती है फ़ौज लेके अपने वालिद की मदद के लिए, ठीक है, और अपने वालिद को बचा भी लेती है। लेकिन बट द फादर एंड द डॉटर आर सून इम्प्रिजन्ड बाय द ट्रूप्स लेड बाय लियर्स अदर टू डॉटर्स। की बाकी जो दो बेटियां हैं वो भी फ़ौज लेकर आती हैं, और वो किंग लियर को और कॉर्डेलिया दोनों को कैद कर लेती हैं। अब जो लियर की सफरिंग्स हैं, जो उसने वो जो तकलीफ़ उठाई है, जो बर्दाश्त की है, अब उसको रियलाइज़ होता है हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स ट्रूथ इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये जो लाइन है ये फर्स्ट ईयर का ड्रामा जो है एक उसमें भी आती है, ठीक है, कोट की गई है वहाँ पे। तो वो ये कहता है कि जो नाशुक्री औलाद है वो सांप के काटने और सांप के जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और वो एडमिट करता है कि उसने गलती की है, और वो रिपेंट करता है, उसको अफसोस है कि उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, उस गलती पे उसको अफसोस है। कॉर्डिलिया जो है उसको अपनी बहनों और जो एडमंड है उसके हुक्म पे हैंग कर दिया जाता है, यानी कि सूली पे लटका दिया जाता है। और जो उसकी सिस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा देर नहीं रहती, वो एक दूसरे को मार देती हैं। किंग लियर जो है वो इन डेड बॉडीज़ को देख नहीं सकता, और जो उसकी मोस्ट लविंग डॉटर थी कॉर्डिलिया उसकी डेड बॉडी को नहीं देख सकता, और वो भी जो है वो वहाँ पे मर जाता है। तो द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले एंड्स ट्रेजिकली वाइल द सब प्लॉट एंड्स अदरवाइज, ठीक है। तो मेन प्लॉट ये है कि तीनों मतलब कि बेटियां और बादशाह जो है वो उसकी डेथ होती है। सब प्लॉट जो है इसके अंदर, यानी कि एक दूसरी कहानी जो कि मेन कहानी के साथ अटैच्ड है, वो मैंने आपको शुरू में बताया कि दो भाई एडमंड और एडगर की है, ठीक है, जो कि अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर के बेटे हैं। एडमंड जो है वो लेजिटिमेट यानी कि उसका ओरिजिनल बेटा है, सॉरी एडगर, और एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट सन है उसका, ठीक है। तो एडमंड जो है वो गोंडल और रैगन दोनों के साथ मिलके कंस्पायर करता है, और वो दोनों को अपने लव में भी फंसा लेता है, और वो बेसिकली पूरे तख्त पे कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन आखिर में उसको सामना करना पड़ता है अपने भाई का, एडगर का। एडगर उसके साथ लड़ता है और वो एडमंड को हरा देता है, और आखिर में एडगर जो है ही सर्वाइव। अब नेचुरली एक हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्डिलिया जो है जब उसने हमला किया तो उसको जीतना चाहिए था ना, कि वो अपने वालिद को मतलब के बचाने के लिए आती है, तो उसको जंग जीतना चाहिए थी, उसको जंग हारना नहीं चाहिए थी। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि कॉर्डिलिया हार जाती है। इस हार के पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी मौजूद हैं। शेक्सपियर एज यू नो कि ही वाज अ कोर्टियर ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, या फिर जो भी बादशाह थे वो उनके बादशाहों के दरबार से मुंसलिक था, ठीक है। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं ये चूँकि शुरू से ही ज़ाहिर है फ्रांस ने 200 साल इंग्लैंड पे हुक्मरानी की, और उस हुक्मरानी के नतीजे में जो इंग्लिश पीपल हैं उनके सेंटीमेंट्स जो थे वो फ्रेंच के अगेंस्ट थे ना। तो इस वजह से शेक्सपियर अगर अपने ड्रामे के अंदर फ्रेंच आर्मी की जीत दिखाता तो ये एंटी पेट्रियाटिक एलिमेंट हो जाता, कि अपने मुल्क के साथ जो वो हुब्बुल वतनी है ये बात फिर उसके अगेंस्ट जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी एंडिंग जो है वो इस नेचर की है। अदरवाइज़
जो आइडियल एंडिंग थी, वो आइडियल एंडिंग यही बनती थी कि कॉर्डेलिया जो है वो अपने बाप को रेस्क्यू करती है और अपने बाप का पूरा किंगडम जो है उसको लेकर अपने बाप के हवाले कर देती है और ख़ुद वापस जो है वो फ्रांस में चली जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कॉर्डेलिया को शिकस्त होती है, फिर उसकी दोनों बहनें भी मर जाती हैं और किंग लियर जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो स्टेज एट द एंड इज़ अगेन लिटर्ड विद डेड बॉडीज, जस्ट लाइक द अदर ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर की। जैसे कि लास्ट हमने ट्रेजिडी में हेमलेट में देखा कि वहाँ पे भी जो एंडिंग सीन है वहाँ पे डेड बॉडीज ही हमें नज़र आती हैं, और यहाँ पे भी जो केस है वो डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट जो प्ले है जो उसकी ट्रेजिडी है वो है उथेलो। उथेलो द मूर ऑफ वेनिस, एंड इट इज़ रिटन बिटवीन समवेयर इन 1603 एंड 1604। तो ओथेलो के अंदर जो है वो बेसिकली ओथेलो जो होता है स्याफा मवशी होता है एक, और वेनिस के लिए जो है ये जंगें लड़ रहा है, और जंगें लड़ते लड़ते इसको जो है वो जनरल के मतलब के तौर पे प्रमोट कर दिया गया है। यागो इज़ अ वाइट मैन जो कि नफ़रत करता है लेफ्टिनेंट के तौर पे ओथेलो के अंडर काम करने से, ठीक है। और वो चूंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो प्रमोट होना चाहता है, लेकिन ओथेलो उसको प्रमोट नहीं करता, रादर वो कैसियो को, जो कि उसका फ्रेंड भी होता है, उससे उसको प्रमोट कर देता है। अब यागो को इस चीज़ का गुस्सा है तो वो बदला लेना चाहता है। मीनवाइल होता ये है कि ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना जो कि एक सेनेटर की बेटी होती है, उससे शादी कर लेता है। अब यागो भागा भागा सेनेटर के पास जाता है कि तुम्हारी बेटी को ज़बरदस्ती जो है वो ओथेलो ने अगवा कर लिया है। जब उस सेनेटर को पता चलता है तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर ओथेलो के ख़िलाफ़ जो है वो ड्यूक के पास चला जाता है। ड्यूक जो है उसके दरबार में ओथेलो और उसकी वाइफ दोनों पेश होते हैं, और उसकी वाइफ जो है डेस्टिमोना, वो बताती है कि मुझे कोई इसने जादू वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से इसे शादी की है, बिकॉज़ आई लव हिम। और इसकी स्टोरीज़ जो थी एडवेंचर्स की, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, उससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ, और उनसे इम्प्रेस होके आई हैव डिसाइडेड टू मैरी हिम, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो लिहाजा मैंने इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं की। तो उस बात पे वो सेनेटर बारबंतियो जो है वो अपनी औलाद को डिसऑन कर देता है कि ठीक है, मैं आइंदा से इसके मतलब कॉल ऑफ फेल का जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अब ये जब सारा वाक़या पेश आता है तो मीनवाइल यागो की जो वाइफ़ है एमिलिया, वो ओथेलो के घर में उसकी वाइफ़ की खिदमतगार के तौर पे काम करती है। तो वो कंस्पिरेसी करता है कि वो डेस्टिमोना का रुमाल जो कि ओथेलो उसको शादी के मौके पे मतलब गिफ्ट करता है, वो वहाँ से अपनी वाइफ के ज़रिए चोरी करवा लेता है। मीनवाइल सेलिब्रेशंस जारी हैं, उसमें माइकल कैसियो जिसको प्रमोट किया था ओथेलो ने, यागो उसको ज़्यादा शराब जो है पिलवा देता है, और ज़्यादा शराब जो है पिलवाने के नतीजे में उसकी लड़ाई करवा दी जाती है एक और बंदे से जिसका नाम मोंटानो है। ओथेलो जब वहाँ पर आता है वो देखता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो फ़ौरन मतलब कि कैसियो पे गुस्सा करता है और उसको डिमोट कर देता है। और मीनवाइल यागो जो है कैसियो से कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम डेस्टिमोना की हेल्प लो, उससे कहो कि वो तुम्हारी सिफारिश करे, और वो ओथेलो जो है वो अपनी वाइफ की बात नहीं मानता। अब इधर यागो जो है वो ओथेलो के जहन में ये बात डाल देता है कि आहिस्ता आहिस्ता कि ये वेनस की जो ख़वातीन होती हैं ये वफ़ादार नहीं होती, देखो तुम्हारी वाइफ जो है उसने अपने बाप के साथ वफ़ा नहीं की, तो तुम्हारे साथ मतलब क्या वफ़ा करेगी। आखिरकार उसके जहन में ये बात डाल देता है कि तुम्हारी वाइफ का चक्कर चल रहा है कैसियो के साथ, और अभी देख रहे हैं वो तुम्हारी वाइफ जो है वो मतलब कैसियो की सिफारशी बनकर आएगी। वही बात होती है, डेस्टिमोना जो है चूँकि कैसियो उसे कहता है कि आप मेरी हेल्प करें, तो डेस्टिमोना चूँकि एक अच्छी नेचर की खातून है तो वो नेचुरली सिफारिश करने के लिए पहुंच जाती है ओथेलो के पास। तो सिफारिश के बाद यागो उसको प्रूफ देता है कि तुमने शादी की रात जो इसको रुमाल गिफ्ट के तौर पे दिया था, वो रुमाल जो है वो मुझे कैसियो के घर से उसके कमरे में से मिला है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वाइफ का उसके साथ अफेयर है और ये तुम्हारे साथ डिसलॉयल है। ओथेलो को गुस्सा आता है और वो जेलसी के उसमें आके अपनी वाइफ को जो है वो उसका गला सॉरी उसका दम घोटता है, तकिया रख के उसके मुंह पे उसको मार देता है। जब ये वाक़या पेश आता है तो यागो की वाइफ एमिलिया जो है वो सारा वाक़या ओथेलो को बता देती है। ओथेलो को गुस्सा आता है तो वो मारने के लिए
अपने आप को जो है वो मार लेता है, ठीक है। तो आखिर में यागो जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अगेन वही चीज़ है कि सबसे पहले तो वो, बल्कि सॉरी, ओथेलो जो है वो यागो को मारता है और उसको मारने के बाद वो अपने आप को मार लेता है, ही कमिट्स सुसाइड। तो ये ओथेलो जो है ये सबसे सैडेस्ट ड्रामा है। सैडेस्ट इस वजह से है क्योंकि ओथेलो जो कि इंतहाई एक अच्छा, इंतहाई हिम्मत और हौसले वाला, मतलब कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल था, वो एक शख्स को उसके मिजाज को समझने में नाकाम होता है और उसके नतीजे में उसका डाउनफॉल जो है वो अब है। जेलसी जो है वो यहाँ पर मेन फैक्टर है जो कि ओथेलो के डाउनफॉल का बायस बनती है। उसके बाद मैकबेथ है। मैकबेथ में भी अगेन यही है कि यहाँ पे एम्बिशन दिखाया गया है कि मैकबेथ जो है वो बाकी लोगों को साइड पे करके तो खुद आगे बनना चाहता है। वो कंस्पिरेसी करता है, अपने बादशाह को मार देता है। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स विचेस की फॉर्म में मौजूद हैं कि 3 विचेस उसे बताती हैं कि जब तक बिर नाम का फॉरेस्ट जो है वो मूव करके तुम्हारी तरफ नहीं आता तो तुम जो है वो उस वक्त तक डिफीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब आखिरी लड़ाई होती है, मैकबेथ को अपना फोर्ट जो है वो डिफेंड करना पड़ता है, तो आर्मी जो उस पर हमलावर होती है, वो आर्मी जो है वो सारे लोग दरख्तों की एक एक शाख जो है वो मतलब के काटते हैं और उसकी जाने मूव करते हैं। तो उसको फॉरेस्ट अपनी जानिब ऐसे होता है कि जैसे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब कि वो जो प्रिडिक्शन थी विचेस की वो ट्रू साबित होती है और आखिर में मैकबेथ जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसको मरना पड़ता है। और ऐसे ये जो ड्रामा है ये भी एंड होता है, ठीक है। इसको मैंने बेटर डिटेल में डिस्कस नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी हैव टू मैनेज के कम से कम जो है वो ये हो सके कि इसके अंदर से हम पूरा जो है वो मतलब गो थ्रू कर सकें, ठीक है। तो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, अब इनको इनका आइडिया कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी स्टोरीज़ क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस की हैं डिटेल में, बाकी आप इसको फ्री टाइम में देख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमांसेस और ट्रेजी कॉमेडीज़। ट्रेजी कॉमेडीज़ में इसकी पेर्सलीज है, द विंटर्स टेल है, सिम्बलाइन है, द टेम्पेस्ट है। और इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो हैं वो दो हैं, द विंटर्स टेल है और द टेम्पेस्ट जो है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो है वो कोट किया जाता है। जी बेटा, ये जो प्लेस हैं इनको ट्रेजी कॉमेडीज़ जो है इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ब्लेंड है। मिर्थ मिर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस एंड प्लेफुलनेस ऑफ कॉमेडी विद सॉरोज ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि इसके अंदर हैप्पी एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे और सैड एलिमेंट्स जो हैं वो भी इन प्लेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो बिसाइड ह्यूमन बींग्स विद मैजिकल पावर्स, शेक्सपियर इन दीज प्लेस जो है वो सुपर नेचुरल करेक्टर्स लाइक फेरीज और मॉन्स्टर्स जो है वो उनको भी प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो द टेम्पेस्ट है इसमें एरियल है, फिर इसमें कैलिबान का करेक्टर आता है, फिर इसके अलावा वो जो विच है जो कि कैलिबान की मदर है उसका भी करेक्टर है। तो इसमें काफ़ी सुपर नेचुरल मतलब के करेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो इनकी ज़ाहिर है स्टोरी लाइन एक होती है, बीच में सैड एलिमेंट्स आते हैं मतलब कुछ ना कुछ, और एंडिंग जो है वो यूजली इनकी हैप्पी एंडिंग होती है। ये जो प्लेज हैं इनके इनके प्लॉट्स जो हैं, स्टोरीज जो हैं, उनमें मतलब कि चंद इम्प्रॉबेबल एक्शंस मौजूद हैं कि जिसमें लोग अपेरेंटली मरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि वो उनको मतलब किसी तरीके से बचा लिया गया था और वो दोबारा प्ले में रीअपियर होकर आते हैं। इसमें टेम्पेस्ट की एग्जांपल है कि मिरांडा और उसका वालिद जो है उनको यही समझा जा रहा था कि वो जब उनको दरिया समुद्र बुर्द किया गया तो वो मतलब कि मर गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले हमें पता चलता है कि नहीं, दे हैव सर्वाइव्ड। अच्छा, दोज फाउंड गिल्टी इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले प्रूव इनोसेंट एट द एंड, के वो जो कि शुरू में हमें कसूरवार दिखाई देते हैं वो आखिर में बेकसूर साबित होते हैं। ख़ानदान जुदा होते हैं, आखिर में रीयूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, डेवलप होती हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं आखिर में, ठीक है। तो इसके अलावा डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं, इख्तलाफात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हारमनी पे यानी कि हैप्पी एंडिंग जो है वो यहाँ पे इसका
इस टाइप के ड्रामे जो हैं ट्रेजी कॉमेडीज़ जो हैं उनका इख्तिताम होता है। तो दीज क्वालिटीज़ दे मेक दीज प्लेज रिजेंबल मेडिवल रोमांसेस। द कॉमन थीम ऑफ दीज प्लेज आर फॉरगिवनेस, redemption, victory of the virtue, and innocence. Parent child relationship with a good deal of focus on father daughter relationship, कि बाप का और बेटी का जो रिलेशन है उस पे ख़ास फोकस है, पर्टिकुलरली जब हम अब बात करते हैं द टेम्पेस्ट की। ठीक है, तो दीज प्लेस दे ये जो ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं इनको भी डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो अडॉप्ट किया गया है। जो ड्रामा पेरिसलीज है, इट इज़ एन एडॉप्टेशन ऑफ ग्रीक स्टोरी नरेटेड बाय जॉन गॉवर, जो अ लवर्स कन्फेशन में उसने स्टोरी नरेट की है, उसी को इसने रीमॉडिफाई किया। इसी तरह सेम्बिलाइन जो प्ले है इसको हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स जो हैं उसमें से स्टोरी में से उठाया गया है। और इसके अलावा द विंटर्स टेल जो है ये भी एक एडाप्टेशन है ऑफ पेंडोस्टो, अ पेस्टरल प्रोज रोमांस रिटन बाय शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी लिटरेरी आर्टिस्ट रॉबर्ट ग्रीन के। रॉबर्ट ग्रीन का प्रोज है उसमें से उसको इसने अडॉप्ट किया है अपने ड्रामा के लिए। अब मटेरियल जो है वो उसने डिफरेंट जगहों से लिया है, लेकिन उसने इसको ट्रीटमेंट जो है वो उसको डिफरेंट किया। अब इसमें ये मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, लेकिन हमारा जो इसमें फोकस होगा वो हम विंटर्स टेल की स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, और टेम्पेस्ट की स्टोरी जो है उसको हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। जी, तो विंटर्स टेल जो है ये ओपन होता है जब पोलिक्सनीज जो कि किंग है बोहेमिया का, वो अपने फ्रेंड लियोनिटीज़ जो कि किंग है सिसिलिया का उसके पास आया है। लियोनिटीज़ चाहता है कि पोलिक्सनीज जो है उसका स्टे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, लेकिन पोलिक्सनीज वापस जाना चाहता है, तो वो फिर अपनी वाइफ को भेजता है हरमाइनी को कि तुम पोलिक्सनीज को कन्विंस करो कि वो थोड़े दिन और रुक जाए। हरमाइनी उसको कन्विंस करने में कामयाब होती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है लियोनिटीज़ वो ये समझता है कि मेरी वाइफ जो है हरमाइनी इसका अफेयर चल रहा है पोलिक्सनीज के साथ, तो वो फिर फैसला कर लेता है कि अपनी वाइफ को जो है वो इम्प्रिजन करेगा और अपने दोस्त को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्लान में फेल हो जाता है क्योंकि पोलिक्सनीज को पहले इतला मिल जाती है कैमिलो की जानिब से कि तुम पे हमला होने वाला है, तो लिहाजा कैमिलो और पोलिक्सनीज जो हैं दोनों निकलते हैं और वो अपने किंगडम की जानिब भाग जाता है। प्रिजन के अंदर हरमाइनी जो है उसकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम है पर्डिटा, लेकिन उसका फादर जो है वो उसको डिसऑन कर देता है और शी इज़ अडॉप्टेड बाय शेफर्ड। तो हरमाइनी इज़ पब्लिकली tried and humiliated, and she also hears the shocking news of her son Mamilius's death. She just goes into deep sleep, and her friend Pauline takes her body, claiming that she is dead. Leonidas then realizes that he has lost his wife and son and daughter as well. 16 साल गुजर जाते हैं मीन वाइल, और 16 सालों के बाद पोलिक्सनीज जो है वो उसको पता चलता है कि उसका अकेला बेटा जो है फ्लोरिजेल वो मोहब्बत करता है पर्डिटा से ना, ठीक है, जो कि एक शेफर्डेस है यानी कि चरवाही है। तो टू अवॉइड द एंगर ऑफ पोलिक्सनीज हिज सन Florizel, with the help of Camillo, escapes to Sicilia along with his beloved and her foster father, the shepherd. In the court of Leonidas, the young prince Florizel pretends to be on a diplomatic mission, but his secret is soon revealed. The revelations continue, and Leonidas is reunited with his daughter पेरिडिटा, कि वो अपनी मतलब कि बेटी से मिल जाता है। तो टुगेदर द फादर एंड द डॉटर विजिट Pauline's house in the countryside to see a statue of Hermione, which soon comes alive and forgives all the evil deeds. Thus, the family, once divided, is reunited. The innocence of Hermione is proved, and those who did wrong are forgiven. ठीक है,
तो इसमें अगेन जो है वो हैप्पी एंडिंग हमें दिखाई देती है। इस कैटेगरी का जो सबसे नोटेबल प्ले है वो टेम्पेस्ट है। इसकी प्रोडक्शन जो थी या इसकी जो राइटिंग है वो 1611 के अंदर है, 1611 में इसको लिखा गया। और इसके अगेन वही थीम है फॉरगिवनेस के, ट्रायम्फ यानी कि कामयाबी के, इनोसेंस मासूमियत के, रिडेम्पशन फ्रॉम सिंस के, आखिर में मतलब गुनाहों से आपको छुटकारा मिल जाता है। और ये वो ड्रामा है कि जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और का ख्याल रखा गया है, और यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, तो एक्शन जो है वो मतलब कि सिंगल डे पे मुश्तमिल है, एक पूरे दिन के अंदर पूरा मतलब ड्रामा जो है और एक ही जगह पे वो हमें दिखाई देता है। एक डेजर्ट आइलैंड है जो कि ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे रहाइश पजीर है प्रॉस्परो और उसकी डॉटर मिरांडा वहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा उनके कुछ ग़ुलाम हैं, उनके ग़ुलामों में कुछ स्पिरिट्स हैं जिसमें एरियल है, और इसके अलावा एक मॉन्स्टर है कैलिबान, ये भी उनका ग़ुलाम है। तो ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द प्ले द फादर एंड द डाटर्स आर सेपरेटेड एंड देन रीयूनाइटेड। मतलब कि बाकी प्लेस में ये होता है, लेकिन जो टेम्पेस्ट है इसमें प्रॉस्परो और मिरांडा जो हैं ये इकट्ठे रहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे हालात जैसे भी हैं। इवन के प्रॉस्परो को जब एग्ज़ाइल किया जाता है तो उसकी बेटी मिरांडा जो है उसको भी उसके साथ ही एग्ज़ाइल किया जाता है, तो वो एक ही जगह पे रहते हैं। टेम्पेस्ट के अंदर एक और करेक्टर है अलोंसो जो कि किंग है नेपलीज का, और उसको अफसोस है अपनी बेटी पे, हु इज़ सो फॉर फ्रॉम इटली रिमूव्ड सिंस शी इज़ मैरिड टू द रूलर ऑफ ट्यूनिस इन अफ्रीका, कि उसको अफसोस है कि उसकी बेटी की शादी ट्यूनिस के बादशाह से हुई है और वो उसकी बेटी उससे बहुत ज़्यादा दूर चली गई। हाँ, इसके अलावा जो है बेटा इसके अंदर टेम्पेस्ट के अंदर सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एरियट है जो कि एरियल है जो कि एक स्पिरिट है, एक नाजुक सी। इसके अलावा कुछ और सुपर नेचुरल क्रिएचर्स हैं जो कि अपीयर होते हैं, और वो माइनर रोल्स जो हैं वो इसके अंदर अदा करते हैं। ठीक है, बाकी प्लेस के अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। टेम्पेस्ट जो प्ले है बेटा इसका थीम जो है वो यूजरपेशन है, यानी कि प्रॉस्परो से गैर कानूनी तौर पे उसकी उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसका जो हुकूमत थी वो छीन ली जाती है उसके भाई की जानिब से, और उसको एग्ज़ाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एक वो ऐसे जजीरे पे उसकी कश्ती जाके रुकती है जो कि अकेला है। ठीक है, वहाँ पे कोई बंदा, कोई बाशिंदा जो है वो मौजूद नहीं है माँ सिवाय कैलिबान के। कैलिबान की माँ वहाँ पे थी और उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद कैलिबान जो था वो उसका आ, मालिक था जजीरे का। ठीक है, तो जब उसकी बेटी बड़ी होती है तो उसको स्टोरी सुनाता है कि 12 बरस पहले वो मिलान का डूक यानी कि नवाब था, और उसको उसके भाई एंटोनियो ने बादशाह के साथ मिल के जो है वो कंस्पिरेसी की, और उसके नतीजे में उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अ नोबल नियोपोलिटियन गोंजालो saved Prospero and Miranda and helped them escape from Milan and hide in a small, insignificant island. After reaching the island, Prospero found that it was inhabited by Ariel and Caliban and his mother, the witch Sycorax. यूजिंग हिज लिबरल आर्ट्स के, चूँकि प्रॉस्परो जो है वो भी मैजिक जो है उसकी रीडिंग वगैरह करता था और मैजिक पे उसका काफ़ी कंट्रोल था, तो वो एरियल को अपने कब्ज़े में लेता है, एरियल को आज़ाद करवाता है और कैलिबान को अपना ग़ुलाम बना लेता है। कैलिबान इस पे शिकायत करता है कि ये आइलैंड मेरा है, मुझे मेरी माँ की जानिब से मिला था, बाय सिकुरस बाय माई मदर विच दाउ टेक्स फ्रॉम मी, और ये तुमने मुझसे ले लिया है। Then I loved thee and showed thee all the qualities of this isle, and here you stay me in this hard rock whilst you do keep from me the rest of the island, कि तुमने मुझे एक जगह पे बंद कर दिया और बाकी पूरे जजीरे पे तुम काबिज हो गए हो। कैलिबान जो है वो प्रॉस्परो से नफरत करता है, लेकिन उसको पता है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे इसकी खिदमत करना पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा ताकतवर है, इसके पास मैजिक की पावर है प्रॉस्परो के पास। लेकिन ड्रामे के एंड तक प्रॉस्परो जो है वो बाय द हेल्प ऑफ
स्पिरिट एरियल एंड अदर स्पिरिट्स वो अपना उसका खोया हुआ स्टेटस जो है वो उसको हासिल करने में मतलब कामयाब हो जाता है। और आखिर में अलोंसो जो कि उसका भाई था वो उससे माफ़ी मांगता है, और अलोंसो का बेटा जो है वो मिरांडा को पसंद करने लगता है। फर्डिनेंड उसका नाम है, और उनकी दोनों की आपस में शादी हो जाती है, तो लिहाजा हैप्पी एंडिंग है। ठीक है, टेम्पेस्ट जो है ये शेक्सपियर का बेटा आखिरी प्ले है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ रिजाइन मूड विजिबल इन प्रॉस्परोस स्पीच व्हेन ही डिक्लेयर्स अबेंडनिंग हिज आर्ट ऑफ मैजिक। कि आखिर में प्रॉस्परो डिसीजन करता है कि वो जो मैजिक का आर्ट है उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो क्रिटिक्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ये बेसिकली जो अबेंडनिंग है मैजिक के आर्ट की नहीं, बल्कि ये लाइंस शेक्सपियर की अपनी हैं, और वो जो उसके रीडर्स हैं वो उनको बता रहा है कि ये मेरा आखिरी आखिरी प्ले है, ये मेरी आखिरी कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद मैं मज़ीद ड्रामा नहीं लिखूँगा। तो जो उसके अल्फाज हैं वो ये हैं, बट दिस रफ मैजिक आई हेयर बाय एब्जोर, कि मैं इसको छोड़ता हूँ। I'll break my staff, I'll drown my book, कि मैं अपनी लाठी तोड़ दूंगा और मैं अपनी किताबों को जो है वो समुद्र बुर्द कर दूंगा। So after writing The Tempest, Shakespeare helped young playwright जॉन फ्लेचर, कि टेम्पेस्ट आखिरी ड्रामा था, उसके बाद उसने एक नौजवान प्ले राइटर था जॉन फ्लेचर, उसकी हेल्प की हेनरी 8 लिखने में और टू नोबल किंग्समैन को लिखने में, जो कि 1613 और 1614 के अंदर पब्लिश हुए। 1616 के अंदर शेक्सपियर की डेथ होती है, और ये वो ईयर है कि जिसमें ही वॉज अनएबल टू राइट एनीथिंग। जहाँ तक इसकी लेगेसी का ताल्लुक है, तो इसकी लेगेसी जो है शेक्सपियर के बाद मतलब कि बाकी राइटर्स ने उठाई, और वो उसको लेकर आगे बढ़े, और न्यू चीज़ें शेक्सपियर के वर्क्स में से निकलती चली गई। तो समरी पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इनको आप खुद देख लीजिएगा। वी विल मूव ऑन टू यूनिट नंबर 5, दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर इन दी 17th सेंचुरी। 17वीं सदी में, मतलब कि 1601 से लेके 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके हवाले से कुछ हमें बातें बताई जाएंगी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ये कोर्स शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एज की लिटरेचर को समझने के लिए उस एज के जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं उनको समझना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें द रेन ऑफ स्टुअर्ट किंग्स यानी कि स्टुअर्ट बादशाह जो थे उनकी तर्ज हुक्मरानी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश पोइट्री ऑफ द 17th सेंचुरी को हम डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश ड्रामा ऑफ द 17th सेंचुरी, और आखिर में इंग्लिश प्रोज ऑफ द 17th सेंचुरी जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द रेन ऑफ स्टुअर्ट किंग, कि स्टुअर्ट डायनेस्टी या स्टुअर्ट ख़ानदान के जो मतलब के बादशाह थे उनकी तर्ज हुक्मरानी क्या थी। जी तो बेटा, जहाँ तक बादशाह का ताल्लुक़ है तो जेम्स स्टुअर्ट जो है 1603 के अंदर जो उसका तख्त पे बैठना है, तख्त बरतानिया के ऊपर बैठना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ब्रिटिश आइल्स में जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड शामिल हैं, 3 जज़ायर हैं, और इन तीनों का कंबाइंड नाम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इट हैपेंड कि तीनों जज़ायर का जो बादशाह था वो जेम्स स्टुअर्ट यानी कि जेम्स अव्वल जो था वो बादशाह बन गया। लेकिन ये जो यूनियन थी तीनों आइलैंड्स की या मतलब के जज़ायर की, इसके कुछ इश्यूज थे, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि तीनों जो किंगडम्स थे उनके अलग से सेक्ट्स से, मतलब कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अलग से फ़िरके, तीनों जज़ायर जो थे उनके अलग से फ़िरके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मोस्ट पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के अंदर जो लोग रहायश पजीर थे वो जो थे प्रोटेस्टेंट थे, और इसकी रूट्स जो हैं वो मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर से चली आ रही थी। तो मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर में एक नया ग्रुप जो था प्रोटेस्टेंट्स का, प्योरिटन्स के नाम से वो अपीयर होना शुरू हो गया। प्योरिटन्स जो थे ये जॉन कैल्विन को फॉलो करते थे, जो कि एक फ्रेंच रिफॉर्मर था, और जॉन कैल्विन का ये मानना था कि बिशप्स जो हैं इनको नहीं होना चाहिए, और ये जो लंबी चौड़ी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं चर्च के अंदर इनको नहीं होना चाहिए। रादर ये जो लंबे चौड़े और एक्सटेंसिव जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं
को ख़त्म करना चाहिए ताकि क्रिश्चियनिटी को जो है वो ज़्यादा प्योर बनाया जा सके, और इसी वजह से इनको प्योरिटन्स कहा जाता था। जो दूसरा सेक्ट है स्कॉटलैंड के अंदर था, स्कॉटलैंड के पीपल्स जो थे, इन्होंने 16th सेंचुरी में कैथोलिज्म जो था, कैथोलिक जो जो मतलब कि फ़िरका है उसको छोड़ दिया, और ये प्रिस्बिटेरियंस बन गए सारे के सारे, ठीक है। ये जो लोग थे ये जॉन नॉक्स को फॉलो करते थे, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, तो लिहाजा इनका रिलीजन जो था वो भी अलग हो गया। ऑन दी अदर हैंड आयरलैंड के जो लोग थे वो अभी तक अपने पुराने वो जो उनका अकीदा था कैथोलिज्म, रोमन कैथोलिज्म, वो उसी को फॉलो कर रहे थे, और उन्होंने अपना अकीदा जो था उसको चेंज नहीं किया। अब ये जो मुख्तलिफ फ़िरके थे, इनके ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट्स जो थे बादशाह के साथ, ज़ाहिर है तीनों फ़िरके जो हैं उनको एक बात पे तो मुत्तफ़िक जो है वो करना मुश्किल है। इसके अलावा एक और इशू था रेनेसां की वजह से, जब लोगों के पास इल्म आया तो लोगों को ये एहसास हुआ कि जो उनकी तर्ज़ हुक्मरानी है उसको चूज़ करने का इख्तियार उनके पास भी होना चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी और ये जो सारी प्रॉस्पेरिटी और ये जो जो नॉलेज था, इसका विक्टिम सबसे पहले जेम्स वन बना, और लोगों ने उसके ऊपर शुबहात का इजहार करना शुरू कर दिया। एक उसकी रीज़न ये भी थी क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट एन इंग्लिश मैन, रादर ही वॉज अ स्कॉट्समैन, क्योंकि स्कॉटलैंड से उसका ताल्लुक था। तो इंग्लिश प्योरिटन्स जो थे और जो रोमन कैथोलिक्स थे वो अनहैप्पी थे जेम्स वन से, क्योंकि जेम्स वन स्कॉट था और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च को फॉलो करता था, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इंग्लैंड को छोड़कर तो अमेरिका में वर्जीनिया और मैसाचुसेट्स के मुकाम पे सेटल हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो थी वो आबादियाँ वो अपनी लेकर गए, आबादी के साथ वो अपनी लैंग्वेज भी लेकर गए, और लैंग्वेज के साथ वो अपना रिलीजन भी लेकर गए। 1605 में एक और अहम वाक़या पेश आया कि जो रोमन कैथोलिक्स थे उन्होंने कंस्पिरेसी की कि वो बादशाह को और पूरी पार्लियामेंट को उड़ा देंगे। उसके लिए उन्होंने गन पाउडर भी सेट किया, लेकिन वो आखिर में पकड़े गए, और जो लोग पकड़े गए उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और जो बाकी लोग ज़िंदा थे उनको फिर सख्त कानून के तहत जो है वो रहना पड़ा, ज़िंदगी गुजारना पड़ी। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न्स थे जेम्स वन की अनपॉपुलैरिटी के। नंबर वन पे उसने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया, लोगों की तनकीद को ना बर्दाश्त कर सका, वो अपनी बेटी की शादी स्पेनिश सॉरी कि वो शादी करना चाहता था अब अपने बेटे की स्पेनिश प्रिंसेस से। स्पेन के लोग जो थे वो रोमन कैथोलिक्स थे, इंग्लैंड वाले नहीं चाहते थे कि उनके मुस्तकबिल की जो क्वीन है वो रोमन कैथोलिक हो, और ये शादी ना हो सकी क्योंकि जेम्स वन की डेथ हो गई 1625 में। चार्ल्स वन जो उसका बेटा था, जब वो हुक्मरानी में आया तो उसने फ्रेंच प्रिंसेस से शादी की, वो भी रोमन कैथोलिक थी। ये जो डिसीजन था या ये जो शादी थी ये उसकी अनपॉपुलैरिटी का बायस बनी। इसके बाद और भी काफ़ी उसके डिसीजंस ऐसे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामेंट को 3 दफ़ा उसने डिज़ोल्व किया, लोगों को अपने रिलीजन पे लाने की ज़बरदस्ती कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें उसकी अनपॉपुलैरिटी का बायस बनी। तो 1642 में सिविल वार जो थी उसका आगाज़ हो गया, और इसके नतीजे में चार्ल्स वन को 1646 के अंदर सरेंडर करना पड़ा, और उसको जो है वो कोर्ट के अंदर यानी कि अदालत के अंदर उसके केस की समाअत हुई और उसको बीहेड कर दिया गया 1649 के अंदर। उसकी जब एग्जीक्यूशन हुई तो उसका बेटा चार्ल्स टू जो था वो फ्रांस भाग गया, एंड मोनार्की इन ब्रिटेन एंडेड टेम्परेरीली। ब्रिटेन विच included England, Scotland and Ireland was declared a कॉमनवेल्थ। तो 1649 के बाद का जो पीरियड है इसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है, और इस दौर में इंग्लैंड के ऊपर किसी भी बादशाह की कोई हुक्मरानी ना थी। क्रोमवेल जो था उसके भी ताल्लुकात पार्लियामेंट के साथ तो कोई अच्छे ना रहे, लेकिन यह है कि उसने रिलीजियस मतलब कि टॉलरेंस जो थी उसको शो किया, और बाकी जो फ़िरके के लोग थे उनको अपनी हिसाब में वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करना चाहते थे उनको प्रैक्टिस करने दिया। इसके अलावा ब्रिटिश नेवी को स्ट्रेंथन किया, और डच को और स्पेनिश आर्मीज़ को समुंदर में इन्होंने शिकस्त दी, और इसके अलावा
जमैका यानी कि वेस्ट इंडीज़ जो है उसको इन्होंने कंकर किया। जब 1658 के अंदर क्रोमवेल की डेथ हुई तो फिर ब्रिटिश पीपल जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो चार्ल्स टू को वापस बादशाह बनाएंगे। तो 1660 में चार्ल्स टू जो था उसको दोबारा से इंग्लैंड का बादशाह बना दिया गया और मोनार्की यानी कि बादशाह जो थी उसको रिस्टोर कर दिया गया। ये जो इवेंट थी 1660 की, इसको कहा जाता है रेस्टोरेशन, ठीक है। तो अब 1649 से लेके 1660 तक का पीरियड जो है 11 साल का, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। और उसके बाद 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और दिस द पीरियड ऑफ 12 ईयर फ्रॉम 1649 टू 1660, इसको जो है वो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो कहा जाता है, या फिर इंटररेगनम। चार्ल्स टू जो था ये कोई अच्छा अच्छा गवर्नर तो नहीं था, लेकिन इसके दौर में इंडिया के अंदर इनका फैला हुआ, अमेरिका के अंदर इनका फैला हुआ, ठीक है, और जमाइका और वेस्ट इंडीज़ इन ममालिक पे इन्होंने मतलब कब्ज़ा किया। 1685 में चार्ल्स टू की डेथ होती है और उसका एल्डर, उसका बड़ा भाई जो था जेम्स टू, वो जो था वो मतलब कि तख्त पे आके बैठता है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस जैसा कि आप देख चुके हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी वहाँ वो मतलब कि टर्माइल का शिकार थी। बादशाह जो है उसको मतलब कि ज़वाल जो है वो लाहक था। लोगों के अंदर जो है वो एक अवेकनिंग आ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो खुद अपने जो रूलर्स हैं उनको चूज़ करने का इख्तियार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री ऑफ द 17वीं सेंचुरी की। 17वीं सदी जो थी यानी कि 1601 से लेके 1700 तक, इस टाइम पीरियड में कौन कौन से अच्छे पोइट्स आए और उन्होंने कौन कौन सी जो मतलब कंट्रीब्यूशंस हैं वो की इंग्लिश पोइट्री की जाने। तो इस टाइम पीरियड में जो अर्ली 17वीं सेंचुरी है, इसमें जॉन डन और उसके फॉलोअर्स जो थे इनको मेटाफिज़िकल पोइट्स कहा जाता था, और जो उन्होंने मतलब पोइट्री लिखी मेटाफिज़िकल नेचर की है। इसका थीम सेकुलर भी है और रिलीजियस भी है। जो दूसरा मतलब ग्रुप था, इट वाज लेड बाय बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन और इसके जो फॉलोअर्स थे ये कैवलियर पोइट्स के नाम से जाने जाते थे। तो जहाँ तक 17वीं सेंचुरी के मिड का ताल्लुक है तो 17वीं सेंचुरी के मिड में जो सबसे अहम हमारे पास पोइट है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है ये ही वाज क्वाइट यूनिक पोइट, ठीक है, और इसने जो एपिक लिखी है, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, जिसको ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा गया है। और रेस्टोरेशन के बाद जॉन ड्राइडन जो था ये पोइट लॉरेट बना, इंग्लैंड का मतलब कि नेशनल पोइट आप इसको कह सकते हैं, वो बना जॉन ड्राइडन। तो जो सिग्निफिकेंट नेम्स हैं इस दौर की पोइट्री के, उसमें जॉन डन, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन, ठीक है। इसमें भी बेन जॉनसन को पोइट्री में कोई ख़ास सिग्निफिकेंट नहीं समझा जाता, लेकिन जॉन डन चूँकि इसका स्कूल ऑफ थॉट अलग था, मेटाफिज़िकल स्कूल, इसके अलावा जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन जो हैं इनके नेम सिग्निफिकेंट हैं और इनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। जी, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है रिलीजियस पोइट्री का, तो इस दौर में रिलीजियस पोइट्री जो थी वो मतलब डिक्लाइन पे थी। ऐसा जैसे कि एक ज़माने में अरूज पे हुआ करती थी, वो नहीं थी। तो इसमें गाइल फ्लेचर का नाम है, इसकी कुछ माइनर कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन कहीं पे भी लिटरेचर में या जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उनमें इनका इन लोगों का नाम नहीं आता। जॉन डेवीज़ है, ठीक है, इसका नाम है, लेकिन अगेन हम कहीं पे इसको पढ़ते नहीं हैं। इनकी चंद पोइम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी कोई ख़ास जो सिग्निफिकेंस है वो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है माशरे पे वो या लिटरेचर की हिस्ट्री पे नहीं था। अब हम बात करते हैं जॉन डन एंड अदर मेटाफिज़िकल पोइट्स। मेटाफिज़िकल पोइट्स जो हैं इनका एक अलग से प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट था और ये उसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे, और जो इनका लिखने का अंदाज़ था वो भी काफ़ी मुनफरिद था बाकी लोगों की निस्बत, तो इसी वजह से इनको मेटाफिज़िकल पोइट्स कहा जाता था। मेटाफिज़िकल पोइट्स जो हैं इन्होंने एक नई फॉर्म के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, और इनकी जो नई फॉर्म थी वो था स्टाइल
उसका कन्वर्सेशनल था कि जैसे दो लोग जो है वो आपस में मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर या फिर कंसीट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था, और कंपैरिजन जो है वो दो अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स का किया जाता था। ऐसी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता था कि जिनका आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है। इसके अलावा पन या फिर प्ले अपॉन द वर्ड्स यानी कि जूम आनी अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल होता था। पैराडॉक्सेस के ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, जो कि एक दूसरे से इख्तलाफ रखती हैं, अपेरेंटली उनका कोई जो है वो रिलेशन नहीं मिलता, तो इन चीज़ों का इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल किया। ये जो लोग थे ये सब के सब जो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे, ये लर्नेड मैन थे, पढ़े लिखे आदमी थे, और इन्होंने पोइट्री को इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के तौर पे इस्तेमाल किया, और जो इनकी इंटेंस इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, उनको इसने एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया। तो मेटाफिजिकल का जो नाम है जो इनको दिया गया है वो सर डॉक्टर जॉनसन की जानिब से दिया गया है, जब उसने इनकी पोइट्री का, ख़ासकर अब्राहम पाउले की पोइट्री का तजिया किया, तो उसके बाद उसने इनको नाम दिया मेटाफिजिकल्स का। डॉक्टर जॉनसन जो है वो इनकी पोइटिक स्टाइल को एडमायर नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि इनका पोइटिक स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और आम आदमी के लिए समझना उसको मुश्किल है। तो डॉक्टर जॉनसन ये कहता है कि ये लर्नेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो इन्होंने शायरी की है वो इन्होंने अपनी एजुकेशन और अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए की है, ना कि इन्होंने शायरी लिखने के लिए। तो उसकी बड़ी मशहूर लाइन है डॉक्टर जॉनसन की, वो ये कहता है, द मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ इन फैक्ट द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ योक टुगेदर बाय वायलेंस के। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ नेचर के जो आइडियाज़ थे, डिफरेंट नेचर के जो आइडियाज़ थे, उनको ज़बरदस्ती जोड़ कर एक जगह पे इकट्ठा रखा गया है, वरना जो आपस में उनका कोई ताल्लुक जो है या उनका रिलेशन जो है वो नहीं बनता। Nature and art are ransacked for illustration, comparison, and illusion. Their learning instructs and their subtlety surprises, but the reader calmly thinks his improvement dearly bought, and though he sometimes admires, is seldom pleased. कि रीडर जो है इसमें खुश नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसको जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको रिलेट करना आपस में और उनको समझना जो है वो आम रीडर के लिए मुमकिन नहीं है। जॉन डन जो है ये एजुकेटेड आदमी था, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसने तालीम हासिल की। इसके बाद इसने प्रीस्टहुड के लिए तालीम हासिल की और ये अल्टीमेटली जो है वो प्रीस्ट बना। वाइल सर्विंग ईगरटन इन 1601, सीक्रेटली इसने married his niece Anne and earned the wrath of his masters as well as his father-in-law के। चोरी छुपे इसने शादी कर ली अपनी नीस से, भतीजी से। दिस देयर मैरिज लास्टेड फॉर 16 years till Anne died in 1617। तो इनकी मैरिज जो थी हाउएवर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ एन। 1615 के अंदर इसने अपना कैरियर जो था प्रीस्टहुड का उसका आगाज़ किया, और चूँकि ये प्रोटेस्टेंट था तो ये कैथोलिज्म को ओपनली क्रिटिसाइज़ करता था। तो जहाँ तक इसकी पोइट्री का ताल्लुक है तो उसका स्टाइल जो है वो कन्वर्सेशनल है, ठीक है। कन्वर्सेशनल के मतलब कि ऐसे लगता है कि जैसा बंदा गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो सबसे उसकी जो मशहूर पोएम है द गुड मॉरो, ठीक है। जॉन डन की जो सबसे मशहूर पोएम है उसका क्या नाम है, द गुड मॉरो। और इसका आगाज़ होता है आई वॉन्डर, कि वो अपने आई वॉन्डर बाय माई ट्रोथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव। सिमिलरली द पोएम द सन राइजिंग, द सन राइजिंग जो है ये भी इसकी बड़ी मशहूर पोएम है, ठीक है। और begins with the speaker rebuking the son, whom he condemns for being an intruder and disturbing the lover. Busy old fool, unruly son, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? कि वो सूरज को जो है वो रिब्यूक कर रहा है, डांट रहा है कि तुम क्यों हमें परेशान करते हो हम लवर्स को, ठीक है। तो तो डन जो है उसकी पोइट्री का स्टाइल जो है वो मतलब कन्वर्सेशनल है, ऐसे लगता है कि वो जैसे किसी बंदे के साथ गुफ्तगू कर रहा हो। जो नेक्स्ट फीचर है इसकी पोइट्री का वो है यूज़ ऑफ अनयूजुअल कंसीट्स। कि ये ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन आपस में करता है कि जिनका जो है वो आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है। इसमें वो एक कपल को जो है वो
कंपस के साथ जो है वो कंपेयर करता है कि कंपस जो होती है उसकी एक सुई को एक जगह पे फिक्स होना चाहिए और दूसरी सुई जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है ताकि डायरेक्शन का पता चल सके। तो वही बताता है कि भाई तुम चूँकि वाइफ हो तो तुम्हें घर में रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, और मैं चूँकि तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे रिस्क की तलाश में ट्रैवल करना है, तो मैं वो तुम्हारा मूविंग पार्ट हूँ जिसको मूव करना है, ठीक है। तो our two souls therefore which are one, though I must go and endure not yet a breach but an expansion like gold to airy thinness beat. If they be two they are two, so as stiff twin compass are two. Thy soul the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do, and though it is the centre sit, yet when others fall doth roam, it leans and hearkens after it. इसके अलावा इसकी एक और बहुत मज़े की पोएम है द फ्ली। उसमें ये कहता है कि एक फ्ली यानी कि एक मच्छर या एक मक्खी जो है उसने मुझे काटा है, फिर उसने जो है वो मेरा ब्लड जो है वो सबसे पहले सक किया है, उसके बाद उसने जो मेरी बिलवड है उसका ब्लड सक किया। अब उस फ्ली के पेट में जो है वो हम दोनों का ब्लड जो है वो इंटरमिंगल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी यूनियन जो है वो दुनिया में तो नहीं हो सकी लेकिन वहाँ पे जो है वो हो सकी। तो ये जो ब्लड का इंटरमिक्स होना है फ्ली के पेट में, इट इज़ सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ मैरिज। तो ये फार फच्ड सिमिलीज़ हैं जिनका इसने इस्तेमाल किया। इसके अलावा रिलीजियस पोइम्स भी हैं, रिलीजियस नेचर की पोइम्स जो हैं वो भी इसने लिखी हैं, ठीक है। तो जॉन डन की जो पोइट्री है वो मतलब कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी इंग्लिश पोइट्स की निस्बत, क्योंकि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीड्स का जो है वो बड़ा खुलम खुला इस्तेमाल किया है अपनी पोएम्स के अंदर। और इसके कुछ फॉलोअर्स थे फिर बाद में कि जिन्होंने इसी के कंसीड के ट्रेंड्स को फॉलो किया। इन लोगों के नाम सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें जॉर्ज हर्बर्ट है, रिचर्ड क्रैशॉ है, हेनरी वॉन का नाम है, हेनरी किंग का नाम है, अब्राहम काउले का नाम है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो थे ये फॉलोअर थे जॉन मतलब डन के और उसके स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। दूसरा ट्रेंड सेटर जो है लोगों के लिए वो था बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन के जो फॉलोअर थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाते थे। बेन जॉनसन ने ज़्यादातर लिखे तो मतलब ड्रामाज हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स और ओड्स और एलिजीज और सटायर्स जो हैं ये भी कुछ ना कुछ इसने लिखे हैं। इसकी शॉर्ट पोएम्स की कलेक्शन जो है उसका नाम है था एपिग्राम्स, इसको और इसके अलावा द फॉरेस्ट एंड अंडरवुड्स है, इनको पब्लिश किया गया। जो मोस्ट वेल नोन पोएम है इसकी, इट इज़ ऑन माई फर्स्ट सन, एन एलिजी मोर्निंग द लॉस ऑफ हिज 7-year-old son who died in 1603. Another popular lyric composed by Johnson and published in 1616 is drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine, or leave a kiss within the cup, and I'll not ask for a wine. तो जो इसके फॉलोअर्स थे जो इसके स्टाइल को या इसकी थॉट को फॉलो करते थे उसमें रॉबर्ट हैरिक का नाम है, टॉमस खरियू का नाम है, सर जॉन सकलिंग का नाम है, रिचर्ड लवलेस का नाम है। और रॉबर्ट हैरिक जो है इसकी पोएम है टू दी वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट्स द कैवलियर स्कूल ऑफ थॉट। ये लोग जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं हैं, बाकी सिर्फ इसमें जो है वो सर जॉनसन जो है बेन जॉनसन, इसी का नाम जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जॉन मिल्टन आता है हमारे पास। तो जॉन मिल्टन जो है ही इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री एज फार एज 17th century इज कंसर्न। तो जॉन मिल्टन जो है ही वाज बॉर्न इन अ वेल ऑफ फैमिली, एक अच्छे ख़ानदान में पैदा हुआ। इसको प्राइवेट ट्यूटर मुहैया किया गया और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन की। मिल्टन जो था ही वॉज अ लर्नेड मैन, पढ़ा लिखा आदमी था और इसने बड़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक किताब बना रखी थी, उसमें लिखता रहता था। जहाँ तक इसकी रीडिंग्स का ताल्लुक है तो ये इसने फ़िलासफ़ी पढ़ी, थियोलॉजी यानी कि दीन की तालीम पढ़ी, साइंस पढ़ी,
पॉलिटिक्स पढ़ी और इसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जिसमें लैटिन शामिल है, ग्रीक शामिल है, स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, इटालियन सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और हिब्रू लैंग्वेज सीखी। तो ये सारी लैंग्वेजेस का ये एक्सपर्ट था, इनको ये बोलना आती थी। इसके अलावा जॉन मिल्टन जो था उसकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उसने ट्रैवल किया था। जब वो वापस ब्रिटेन लौटा तो यहाँ पे एज अ टीचर उसने काम शुरू कर दिया और ओलिवर क्रोमवेल के अंडर कॉमनवेल्थ पीरियड में उसने काम किया। जहाँ तक इसका रिलीजियस फेथ का ताल्लुक है तो ये प्यूरिटन्स का सपोर्टर था और इसने चार्ल्स वन जो कि किंग था उसकी जो एग्जीक्यूशन थी उसको डिफेंड किया, ये उसके हक में था। तो 1652 में ही बिकेम ब्लाइंड, आई साइट उसकी बिल्कुल ख़त्म होगी। सिंस देन ही डेडिकेटेड दी वर्सेस he composed. He was imprisoned after the restoration, and when released he spent his life quietly till his death in 1654. तो जहाँ तक इसकी कंट्रीब्यूशंस का ताल्लुक है तो इसकी एक पोइम है द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये उसने अपने अंधे होने पर ही लिखी थी और ये काफ़ी मशहूर है। ये जब वो खुद अंधा हुआ तो उसने अपने अंधे होने के अफसोस पे लिखी, ठीक है, और बड़ी अच्छी पोएम है, सोनेट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। जहाँ तक इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट या वो काम जिसकी वजह से जॉन मिल्टन की पहचान है वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है इसको 12 जिल्दों में लिखा गया है और इट हैज़ मोर देन 10,000 लाइन्स, 10,000 से ज़्यादा लाइन्स हैं इस पोएम के अंदर और इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 1667 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था और उसके बाद 1674 में इसको दोबारा पब्लिश किया गया। कहानी जो इसके अंदर बताई गई है वो है फॉल ऑफ द मैन, के इंसान को जब जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंका गया तो उसकी कहानी जो है वो इसके अंदर है। तो इस पोएम को लिखने का जो मकसद है जॉन मिल्टन का, वो अपनी ओपनिंग लाइन में लिखता है, वो ये लिखता है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि जो अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं उनको इंसानों के सामने जस्टिफाई करना, कि अल्लाह ताला ने जो भी फ़ैसला किया अल्लाह ताला ने ठीक फ़ैसला किया है, तो ये उसके लिखने का मकसद है। एपिक पोएम है और नेचर जो है उसकी रिलीजियस है क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो कि तमाम इंसानों से रेलेवेंट है। तो अब आप देखें कि वही इंग्लिश ट्रेडिशन जो कि मतलब कि बेओवुल्फ से शुरू हुआ, फेरी क्वीन पे आया और उसके बाद जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की फॉर्म में उसको दोबारा से अपनाया। स्टोरी जो है उसका आगाज़ होता है विद द फॉल ऑफ द सैटन, के सैटन को जब दोज़ख से निकाला जाता है और वो अल्लाह ताला की नज़रों में मतलब कि गिर जाता है और वो अपना रिवेंज लेने की कोशिश करता है, प्लान करता है कि रिवेंज कैसे लिया जाए। बुक 1 और बुक 2 में सैटन के करेक्टर और उसके फॉलोअर्स जो हैं उनके हवाले से बातें की गई हैं। ये जो फॉलन एंजल्स हैं ये कंस्पायर करते हैं अगेंस्ट गॉड, मतलब रिवेंज करने की कोशिश करते हैं और मिल्टन पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो अच्छी स्पीचेज़ हैं वो सेटन के मुंह से निकली हैं और उसके कंपेनियंस के मुंह से निकली हैं, यानी कि ऐसे दिखाई देता है कि जो मिल्टन का हीरो है वो सेटन है इसके अंदर ना, किताब के अंदर। और अक्सर जो मतलब के क्रिटिक्स हैं वो सेटन को ही हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उसका करेक्टर इतने शानदार अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। और ये जो डिपिक्शन है वो प्रूव करती है कि मिल्टन जो था वो ही वॉज फैसिनेटेड बाय ईवल, के जो मतलब कि बुराई है वो उससे फैसिनेटेड था, उससे इंस्पायर्ड था। बुक 4 में प्रेजेंट किया गया है कि सेटन जो है वो जब ईडन में आता है तो वो देखता है वहाँ पे एडम और ईव हैं और वो बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको फिर अफसोस होता है इस पर, तो वो उनको फिसलाता है वहाँ से और वहाँ से निकलवा देता है। ये जो उसका परसूट है वहाँ से निकलवाने का ये बुक 9 में जाके उसका कंप्लीट होता है, जब वो सरपेंट की फॉर्म में, सांप की फॉर्म में ईव को मजबूर कर देता है कि तुम जो है वो फल खाओ जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, द ट्री ऑफ द नॉलेज। तो ईव वो फल खा लेती है और उसके बाद फिर जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं। बुक 10 जो है उसमें एडम और ईव को दिखाया गया कि दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द ईडन और दे रीच अर्थ, जब वो ज़मीन पर आते हैं तो वो इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगते हैं, लेकिन हाउएवर जो उनकी माफ़ी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाकी जो दो बुक्स हैं वो मिजरेबल स्टेट जिसमें एडम और ईव को ज़मीन पर
रहना पड़ा उसकी डिपिक्शन है। और गैब्रियल जो है वो उनको फ्यूचर की ओमनियस चीज़ें दिखाता है कि हज़रत मतलब जिब्राइल जो है वो बताते हैं कि भी मुस्तकबिल में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, उसके बाद रेज़रेक्शन यानी कि हज़रत ईसा की आमद और उनकी जो दोबारा दुनिया में आना है उसके बारे में बताया जाता है। दे आर हाउएवर फाइनली लेफ्ट अलोन, आखिरकार उनको छोड़ दिया जाता है अकेले। द वर्ल्ड was all before them, where to choose their place of rest and providence their guide, कि पूरी दुनिया जो थी वो उनके पास थी, जहाँ रहना चाहते वहाँ पे रह सकते थे। तो मिल्टन ने जो फॉल ऑफ मैन के इंसान का जन्नत से निकाले जाना और ज़मीन पे भेजे जाना जो है इसको क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से एपिक पोएम में ढाल दिया है। ठीक है बेटा, तो वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर ऑन जॉन मिल्टन। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।